शुरू करते हैं। इंटरव्यू। पेन का कलर देखिए 65th का मेंस का रिजल्ट आ चुका है। इंटरव्यू हम लोगों को इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इंटरव्यू देना है। कल एक पहला मॉक हो भी चुका है बहुत सारे लोगों का। तो क्या ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए, ये चीज़ हमें सबसे पहले समझना है कि हमें इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे इंटरव्यू में अपीयर होना है, किस तरह का टेस्ट है इंटरव्यू का। वो मेंस का पार्ट, जैसे सिलेबस की बात करें तो उसमें मेंस के रूप में उसको शो किया गया है। मेंस का एक पार्ट रिटन है और एक पार्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। इसका दूसरा नाम पर्सनालिटी टेस्ट भी है। पर्सनालिटी टेस्ट। देखिए, तो पर्सनालिटी में क्या क्या शामिल होता है, जैसे कल जो हुआ मॉक बच्चों का, उसके आधार पर मैं, या जो अभी तक जो हमने महसूस किया है या जो रिक्वायर्ड है, तीनों बातें जो हमने देखा और जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, उसके आधार पर मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। और उसके बाद बात आती है नॉलेज का। जैसे इंटरव्यू में जब हम लोग जाते हैं ना, जैसे कहा गया कि पर्सनालिटी टेस्ट है, हमारी पर्सनालिटी का वो टेस्ट है। तो पर्सनालिटी में क्या क्या आना चाहिए, तो पर्सनालिटी का सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी पर्सनालिटी सही है गलत है, एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया सूटेबल है और सूटेबल नहीं है। आप एक डॉक्टर के रूप में सूटेबल हैं, लेकिन हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन के रूप में सूटेबल ना हो, या एक पॉलिटिशियन के रूप में सूटेबल है, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में सूटेबल ना हो, है ना। तो राइट और रॉन्ग और सूटेबल और अनसूटेबल, यहाँ पर इस चीज़ को समझना है। तो हमें जो है पर्सनालिटी टेस्ट में ये देखा जाता है ना कि जिस चीज़ के, जिस काम के लिए, जिस क्षेत्र के लिए, जिस पद के लिए हम एस्पायर कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, उसके लिए हम सही होना पर्याप्त नहीं है, सूटेबल होना चाहिए। और पर्सनालिटी के लिए जो सूटेबिलिटी का सबसे पहला क्राइटेरिया है कि हम सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए या ये काम करने के लिए, उसका सबसे पहला क्राइटेरिया है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन सबसे पहला क्राइटेरिया है, अनुशासन जिसको हम कहते हैं, है ना। अब यहां पर अनुशासन में क्या क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या अनुशासन, सवाल ये उठेगा ना। तो हमें कुछ चार आपको जो है स्टेप बताता हूं कि 4 स्टेप हमें पहले ध्यान रखने की जरूरत है, जिसको देखने के बाद जो इंटरव्यू बोर्ड है वो समझे कि ये एक अनुशासित व्यक्ति है, इसलिए ये सुटेबल होगा। कम से कम पहले ये जो इमेज है आपका, जैसे आपने इंटरव्यू के बोर्ड रूम में इंटर किया, इंटर करते ही आप सुटेबल नजर आए, उसकी 4 क्राइटेरिया है। देखिए पहली चीज क्या है, एंट्री इन द बोर्ड रूम। बोर्ड रूम में आप कैसे इंटर करते हैं, पहले मैं लिख लेता हूं चारों, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे। सॉरी। ड्रेस आपका कैसा होना चाहिए, आने के बाद
परमिशन सिटिंग पोस्चर, कैसे हम बैठते हैं। और एक और जोड़ लीजिए, ये एंट्री को हम पहले भी रख सकते थे, पांचवा भी, आई कांटेक्ट। इन 5 बारे में हम लोग 5 जो हमारी छोटी छोटी क्वालिटी हैं या छोटे छोटे एक्टिविटीज या बिहेवियर हैं, इसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये सवाल पूछा गया फिजिक्स का या मैथमेटिक्स का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का या LSW का या किसी सब्जेक्ट का या करंट इवेंट्स का, तो हम कैसे जवाब देंगे और क्या डिप्लोमेटिक आंसर होता है और क्या एक डायरेक्ट आंसर होता है। और आप लोग जानते हैं, चूंकि मैं लॉ फील्ड से हूँ तो थोड़ा सा मैं उसका एग्जाम्पल लेके समझाऊँ। तो आपको बताते हैं कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब विवाद होता है किसी बात को लेकर के कि ये कानून का जो लिखा हुआ है उसका ये मतलब है, इंटरप्रिटेशन जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी लॉ का, वो अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। तो इंटरप्रिटेशन करने का एक ही रूल नहीं है कि जो लिखा है उसको पढ़ दिया, हिंदी में उसका ट्रांसलेशन कर दिया और अनुवाद कर दिया और समझा दिया, वही इंटरप्रिटेशन नहीं है। उसको एक इंटरप्रिटेशन कहते हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशन के जो टाइप्स हैं। लिटरल इंटरप्रिटेशन, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही पढ़ दिया, क्योंकि वो कानून है, उसका एक उद्देश्य है, या संविधान है, उसका भी एक उद्देश्य है। तो संवैधानिक प्रावधान या कानूनी प्रावधान जो लिखा हुआ है किसी भी धारा में या किसी भी अनुच्छेद में, तो उसका एक उद्देश्य है। इसलिए जो है इंटरप्रिटेशन के लॉज बनाए गए, रूल्स बनाए गए, कहलिए लॉज नहीं, रूल्स बनाए गए कि हम जब पढ़ेंगे तो इसका मतलब कैसे निकालेंगे। ये तो ये हो गया कि लिखा हुआ है उसको हमने पढ़ लिया और बोल दिया कि इसका मतलब ये होता है। लेकिन उसके अलावा भी और तरीका होता है इंटरप्रिटेशन करने का। तो पहले जो इंटरप्रिटेशन है जिसको हम कहते हैं कि शब्दशः अक्षरशः हमने उसका जो है पढ़ दिया और उसके मीनिंग बता दिया, हिंदी में अंग्रेजी में जो भी है। उसके अलावा भी उसको हमने कह दिया लिटरल इंटरप्रिटेशन। दूसरा इंटरप्रिटेशन का तरीका होता है कि किस पर्पस से लॉ बनाया गया, क्या सोचा था संविधान बनाने वालों ने या कानून बनाने वालों ने, इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो उसको कहते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। अच्छा, एक होता है कि गोल्डन इंटरप्रिटेशन, सब तरह से सोच लिया गया और तब कहा गया कि यही लग रहा है कि आज के डेट में यही तरीका है इंटरप्रिटेशन का। अच्छा, एक होता है कि किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम को या गैर कानूनी एक्टिविटी को या मिसचीफ को, उसमें मिसचीफ शब्द यूज किया गया है, उसको रोकने के लिए तो मिसचीफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन भी होता है। यदि मिसचीफ को रोकने के लिए कोई कानून बनाया गया है तो हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए ऐसे उसको पढ़ेंगे या ऐसे उसकी व्याख्या या ऐसे उसका अर्थ निकालेंगे जिससे हर परिस्थिति में वह कानून उस मिसचीफ को रोकने में सफल हो जिसके लिए उसको बनाया गया। तो ये सब तरीके होते हैं इंटरप्रिटेशन के, है ना। तो हम उस पर आएंगे। तो पर्सनालिटी टेस्ट में जो मैंने ऑब्जर्व किया या जो हम लोगों को खुद ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एंट्री करें बोर्ड में, हमारी पर्सनालिटी का सबसे पहला जो जजमेंट है वहीं से शुरू हो गया जब हम एंट्री करें या एंट्री करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। तो देखिए, 2 बातें होंगी। जो इंटरव्यू बोर्ड रूम होगा, उस बोर्ड रूम में जो लोग बैठे होंगे आपके सामने होंगे या थोड़ा सा दाएं बाएं होंगे दरवाजे के, तो दरवाजा या तो बंद होगा या तो दरवाजा खुला होगा, तो हो सकता है पर्दा लगा हो, है ना। तो दोनों परिस्थितियों में, या दरवाजा खुला हो और पर्दा भी न लगा हो, ये तीसरी भी स्थिति हो सकती है। तो तीनों परिस्थितियों में आपको पहले नॉक करना है, जिससे जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड में बैठा है, 1 व्यक्ति हो या 5 व्यक्ति हो, वो जहां भी देख रहे हो वो आपकी तरफ कम से कम एक बार देखें और तब आप पूछें मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम। ये एक जो है ना डिसिप्लिन तरीका होता है, उस तरीके से आपको बिहेव करना है और बोलना है। ठीक है, नौकरी की बात है, जीवन का बात है, कैरियर का बात है, लाइफ का बात है, इसलिए थोड़ा डर लगता है। तो प्रैक्टिस करिए, डर दूर करने के लिए प्रैक्टिस करिए। जैसे गए और फिर हमने नॉक किया दरवाजा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, जो भी बोलना है बोलिए, जिस तरह से भी। और जब आप आ गए, अंदर सामने आ गए,
तो आते हुए बिल्कुल सावधानी से एकदम, जो कुछ लोग जो है ना ऐसे ही हाथ जोड़ करके आगे बढ़ते आ रहे हैं, वो भी नहीं करना है। और एकदम बिल्कुल घबराए से और डरे सहमे से आ रहे हैं, वैसे भी नहीं आइए। बिल्कुल जो एक अनुसार आप देखते होइएगा, फिल्मों में देखिए जैसे पुलिस वाले कैसे एकदम अनुशासित होकर आते हैं, तो बस लगभग उसी अनुशासन में आइए। सैल्यूट नहीं करना है, बस इतना अंतर है ना, कि सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है। उसी अनुशासन में फिल्मों में जैसा आप देखते हैं, तो उस तरीके से बिल्कुल आप एंट्री करेंगे। ठीक है, तो आप आ गए अपने वहाँ पर, आपका जो चेयर रखा हुआ है उसके सामने। उसके बाद जो है ना, वो कहेंगे कि बैठिए, या ऐसा इंतजार करिए और उनको मौका दीजिए कि वो कहें कि बैठ जाइए। यदि वो नहीं कहें तो आपको बैठना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वो ये भी टेस्ट कर रहे हो कि आप एकदम जो ये मूड बना करके आए हैं कि बस जाना है, जाकर बैठ जाना है, बोलना है पूछिए सर, ऐसा नहीं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करती है कि हम डर जाते हैं कितना, हम कितना घबरा जाते हैं, हम कितना नर्वस होते हैं। क्योंकि प्रेशर जीवन में हमेशा आएगा, काम का प्रेशर जो होगा और काम करवाने और करने वाले जो लोग होंगे उनका अजीब तरह का प्रेशर होगा। हो सकता है वैसा प्रेशर हो जो हमने कभी महसूस ना किया हो, है ना, या फिर हमने कभी सोचा ना हो, इमेजिन ना किया हो, समझा ना हो, वैसा प्रेशर आएगा। आप ऑफिसर बन गए हैं, आप डीएसपी बन गए हैं, आप एसडीएम बन गए हैं, आप डीएम बन गए हैं, इसका मतलब आपके ऊपर कोई प्रेशर परेशानी नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। वो आएगा और आप एक इंसान हैं, उस नाते कभी घबरा सकते हैं, कभी डर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति के लिए आपको ये तैयार करना अपने आप को जरूरी है कि एक उन परिस्थितियों में, दबाव वाली परिस्थितियों में भी आप सावधानी से और शांत बने रहें। ठीक है, इसलिए आप आएँ और वहाँ खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद बोलेंगे, अब आप बोलिए गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जो भी है, तो बोलेंगे बैठने के लिए, बैठ जाइए। बैठने के बाद आराम से बैठिए और थैंक यू बोलिए, घबरा कर मत बैठिए। यदि कुर्सी और आपका जो टेबल है उसके बीच में स्पेस कम है तो कुर्सी को आराम से धीरे से पीछे खींचिए, जिससे कम से कम आवाज़ हो। चूँकि यहाँ ऐसी वो इसमें बात नहीं हो पा रही है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है जब हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, वर्चुअल मोड में जब कर रहे हैं इंटरव्यू। नहीं तो जब वर्चुअल मोड की जगह जब फिजिकल मोड में आमने सामने जब होता है, तो वहाँ पर इस बात को मतलब फील करना पड़ता है सबको कि हाँ भाई किसी ने आया था, कुर्सी कैसे खींचा, है ना, और कैसे बैठा, या कुर्सी को बाद में एडजस्ट किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये सब आपका पार्ट होगा। तो देखिए कि आपके और टेबल और चेयर के बीच में गैप नहीं है, तो गैप को पहले क्रिएट करिए ताकि आराम से बैठ सकें। अब डर डर के नहीं बैठना है ना। जैसे जब थाने में लोगों को ले जाया जाता है, चोर सिपाही को, तो बेचारे डर डर से रहते हैं कि कैसे जो है कुछ ले दे करके बच जाएं। तो वो वाली बात दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप एक ऑफिसर हैं, ये अपने आप को मान लीजिए। हमारे लिए प्रॉपर स्पेस होगा तो बैठेंगे, नहीं होगा तो नहीं बैठेंगे, है ना। हमें किसी की दया भी नहीं चाहिए, लेकिन हम अनुशासित रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा आराम से चेयर को पीछे खींचिए, उसके बाद जो है बैठिए और बैठ करके चेयर को एडजस्ट कर लीजिए ताकि कंफर्टेबल तरीके से आप जवाब दे पाएं। हाँ, उसके बाद जो है देखिए, मैंने कुछ लोगों को देखा कि भाई जीन्स पहन के चले आए या फिर स्पोर्ट्स शू पहन के चले आए, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो शर्ट है, शर्ट जैसा भी हो, नया हो पुराना हो, कम से कम सब लोग तो नया पहन के जाते ही हैं, पुराना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और प्रेस किया हुआ होना चाहिए, ताकि वो जैसे नहीं ना हैप हजार्ड ना दिखे। अनुशासन का ये एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है कि आपका कपड़ा साफ और मतलब करेक्ट है कि नहीं, एडजस्टेड है कि नहीं। आपने सुना होगा पुलिस और आर्मी में कि लोग सही से टोपी नहीं पहने इसलिए सस्पेंड हो गए। नहीं सुने आप लोग तो फिर मैं बता दूं कि टोपी यदि सही नहीं है, हल्का सा तिरछा है जो एम्ब्लेम होता है उस पर, वो यदि हल्का सा भी इधर उधर है तो उसके लिए सस्पेंड हो सकते हैं। ड्रेस, ये जो बेल्ट ठीक नहीं है उसके लिए, जूता आपका ठीक से पॉलिश नहीं है उसके लिए आपको निलंबित किया जा सकता है पुलिस में और आर्मी में, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब वो भी एक महत्वपूर्ण डिसिप्लिन का पार्ट है और आपकी पर्सनालिटी का भी पार्ट है। इसलिए अपने कपड़े को हल्के में मत लीजिए। चाहे कपड़े का मतलब कपड़ा भी हो गया, जूता भी हो गया, घड़ी भी हो गया, हेयर स्टाइल भी हो गया, है ना। जैसा भी, सेविंग करके जाइए, बिना सेविंग किए मत जाइए, है ना। तो वो ध्यान रखना जरूरी है। कपड़े का कलर तो सब लोग समझते हैं कि जो है ना बिल्कुल लाइट कलर होना चाहिए। जो पार्टी वियर और जो कैजुअल वियर और फॉर्मल वियर सब लोग समझते हैं क्या होता है। तो ड्रेस में इतना ध्यान रखिए कि जैसा भी ड्रेस हो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और
जो प्रेस किया हुआ खूब बढ़िया होना चाहिए, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद सीकिंग परमिशन की तो हमने बात कर ली। सिटिंग पोस्चर में सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। सिटिंग पोस्चर में यहाँ शायद कैमरे में आ पाएगा क्या, मैं चेयर पर बैठ के दिखाऊं तो? राजकुमार, ठीक है, जो भी है। तो जैसे जाते हैं आप लोग तो क्या हो रहा है कि कुछ लोग आते हैं तो जो चेयर सामने रखी हुई है उस पर आधा ही चेयर पर बैठते हैं। तो ऐसा मत करिए, आप आराम से ऐसे बैठिए कि चेयर पर आप कंप्लीट तरीके से बैठें और पीठ आपका, ये जो कमर है वो वाला पोर्शन बिल्कुल पीछे की तरफ टच करे, और पीछे की तरफ झुक कर नहीं, आपको सीधा या हल्का आगे की तरफ झुक करके बैठना है, हल्का आगे या सीधा। ये बात हम लोग कितनी बार बताते हैं। और देखिए, जब हम लोग पढ़ाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखिए ये ऐसे होना चाहिए, मैं अपने हाथों का सहारा ले रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है कि मैसेज पास करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, या आपका ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये कर रहा हूँ मैं, जो है ना, ताकि आपका कंसंट्रेशन बना रहे और मेरा मैसेज आप तक पहुंचे, इसलिए मैं हाथों का सहारा ले रहा हूं। लेकिन इंटरव्यू में क्या है कि आपको दूसरों को समझाना नहीं है, सिर्फ जवाब देना है ना, वहां पर और इसमें अंतर है। हम हाथों का सहारा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे आपका अट्रैक्शन चाहिए और मुझे यह भी इंश्योर करना है कि मेरा मैसेज आप तक पहुंचा, और आपको कम समझ में आता है, मुझे समझाना है आपको। भले आप समझदार जरूर हैं लेकिन आपको पता नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इस नाते मैं अपने हाथों का सहारा ले रहा हूं एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। लेकिन वहां एक्सप्लेन नहीं करना है, वहां जवाब देना है। तो जवाब देते हुए आपको हाथों का सहारा नहीं लेना है, ठीक है। हम लोग बार बार ये बोलते हैं कि आप, सबसे अच्छा है ना कि दोनों हाथ को ऐसे कर लीजिएगा ना, तो वो हाथ जो है ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। दो हाथ तो एक हाथ उठाएंगे नहीं, एक हाथ उठेगा नहीं, इसलिए आप ऐसे या ऐसे नहीं करेंगे। साथ में उसको जो है, दोनों जो हाथ है दोनों पैरों के बीच में ऐसे करके रख लीजिए पैर के ऊपर, तो आपको हाथ पैर मतलब जो है बिल्कुल ऐसे कंडीशन में रहेंगे, हिलेंगे नहीं, आप उनका सहारा नहीं लेंगे। जो हैंड मूवमेंट कहता है कि हैंड मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैठिए ऐसे और हाथों का सहारा न लीजिए अपनी बातों को, अपने जवाब को देने के लिए या अपनी बात को कहने के लिए हाथों का सहारा नहीं लेना है। उसके बाद क्या है, देखिए बोर्ड में 5 लोग बैठे हैं या 4 लोग बैठे हैं, क्वेश्चन जो आ रहा है ना आपको, वो एक व्यक्ति की तरफ से नहीं आ रहा है। भले बोर्ड का एक मेंबर पूछ रहा है, बट क्वेश्चन इज फ्रॉम द बोर्ड। वो बोर्ड का क्वेश्चन है, कैंडिडेट के लिए, एस्पिरेंट के लिए। तो आपको बोर्ड को एड्रेस करना है, बोर्ड को जवाब देना है। कुछ लोग एक व्यक्ति पर, जिसने सवाल पूछा उसी पर एड्रेस करते हैं, उसी के ऊपर कंसंट्रेट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको, मैक्सिमम टाइम आप उस पर दीजिए, लेकिन बाकी और लोगों पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। बहुत सारे लोगों को तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है बताने की, उनको पहले से आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। और इन चीज़ों को सीख लेने से सामने वाला आदमी हमें अनुशासित समझता है, और अनुशासित होना और या अनुशासन में होना पहली योग्यता है किसी भी ब्यूरोक्रेट के लिए या किसी भी जिम्मेदार पद पर जाने के लिए, सबसे पहली योग्यता है ना। तो इन सब बातों से हम उनको ये समझ में आ जाए कि हम अनुशासित हैं। और जहाँ तक इंफॉर्मेशन की बात आएगी कि ये पता है कि नहीं, ये जवाब मालूम है कि नहीं, इस पर आपका ओपिनियन क्या है, तो ओपिनियन हमेशा अलग होते हैं। जितने भी तरह के मतलब इश्यूज होंगे, उस पर 100 लोग हैं तो हो सकता है कि 20 लोगों का ओपिनियन एक टाइप का हो, 30 का अलग टाइप का हो, 40 का अलग टाइप का हो, अगले 10 का अलग टाइप का हो। ये संभव है। और उसमें से कोई भी ओपिनियन ये नहीं कोई दावा कर सकता कि गलत ही है, डिफरेंट है। रास्ते अलग अलग होते हैं सोचने का, लेकिन पर्पस और मोटिव, जैसे आध्यात्म के बारे में बात किया जाता है कि अलग अलग धर्म जो है अलग अलग रास्ते हैं ऊपर वाले तक, भगवान तक या भगवान को पाने का, तो बस एग्जैक्टली वहाँ यहाँ भी वही है। तो ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए आपका ओपिनियन यदि किसी से डिफर कर गया तो ये आपकी पर्सनालिटी का फॉल्ट नहीं है। बट डिफर कैसे करना है, ये एक इशू जरूर है कि मतलब यदि आप डिफर कर रहे हैं, वहाँ पर बोर्ड का कोई क्वेश्चन आया और आपको बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंट है कि मैं सही हूँ, लेकिन बोर्ड का कोई मेंबर करा नहीं ऐसा है, तो कि सॉरी सर मैं एक बार देख लूँगा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, लगता है कि मैंने गलत देख लिया है, ऐसा बोलिए। चूंकि वो आपके सीनियर हैं तो उनकी ईगो को भी रिस्पेक्ट करना है, और डिसिप्लिन भी यही कहता है, क्योंकि आप दोनों के बातचीत से तो वो फैक्ट बदलने वाला है नहीं,
वो फैक्ट जो है वही है, या तो आप सही हैं या तो वो सही हैं, और एक दूसरे को हराना यहाँ नहीं है ना, कम्युनिकेशन है ये। और टेस्ट चूंकि आपका हो रहा है तो झुकना आपको भी पड़ेगा, और वैसे भी जो है जूनियर को मतलब सीनियर को इस रिस्पेक्ट दे करके और आगे निकलना चाहिए, जिससे कि कम से कम ये हो कि माहौल जो है ना वो आपके पक्ष में कोऑर्डियल बना रहे। ठीक है, तो इस तरह से एड्रेस करेंगे हम, और एड्रेस करने के बाद इन बातों का विशेष रूप से हम ध्यान रखेंगे कि हम डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है क्वेश्चंस की बारी आती है। जब हम पूछ रहे हैं तो पूछते हुए जब घबराते हैं ना, या हमें सवाल का जवाब नहीं आता है, तो क्या होता है, क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो जो क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड के, उन क्वेश्चंस को सुनने के बाद हो सकता है कि न आए हमें जवाब। कोई जवाब जो होता है एक शब्द का होता है या एक लाइन का होता है, कोई जवाब जो होता है थोड़ा सा उसमें अपने विचार डालने होते हैं, या अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होता है, जिसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव आंसर कहते हैं, या कुछ लोग उसको सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव इसीलिए बोलते हैं कि आप अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं कि संविधान समीक्षा जो है का अधिकार हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को है, इस पर आप अपने विचार व्यक्त करिए कि क्या इसको और विस्तारित किया जाना चाहिए, निचली अदालतों को भी इसमें अधिकार दिए जाने चाहिए या नहीं। तो आप एक लाइन में तो यही है कि हाँ या ना दिया जाना चाहिए या ना, लेकिन आप अपने तर्क देते हैं कि क्यों नहीं दिया जाना चाहिए या क्यों दिया जाना चाहिए, या कम दिया जाना चाहिए या ज़्यादा दिया जाना चाहिए, ये आप अपने तर्क रखते हैं। तो क्या है ना, जब क्वेश्चंस का आंसर आप दे रहे हों तो ये ध्यान रखिए कि अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये सोचिए कि क्या मैं इस सवाल का जवाब एक शब्द में दे सकता हूँ, या एक शब्द में इसका जवाब हो सकता है, या एक लाइन में हो सकता है, या 10 लाइन में हो सकता है। ये आप सोच लीजिए, तुरंत सोचिए वहाँ पर, और आराम से हर बार टाइम लीजिए, 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो आमने सामने जब बात होती है तो आप पूरा टाइम लीजिए, और उसके बाद डिसाइड करिए कि हम इसका जवाब देना चाहते हैं कि नहीं। यदि ऐसा है कि लगता है कि ये डिस्प्यूटेड है, जैसे कल कुछ बच्चों से पूछा गया, सर ने सवाल पूछा कि क्या लगता है आपको जो अभी गुपकार संगठन और भारत सरकार या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बीच में जो बातचीत हुई है 24 तारीख को, 24 जून को उनको बुलाया गया कश्मीर से, सारे नेताओं का, सारी पार्टी के जो लोग थे वो आए थे दिल्ली, और उनसे बातचीत हुई, तो क्या लगता है आपको कि 370 को बहाल कर देना चाहिए जो कि उनका डिमांड है? तो देखिए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति का, भारत के हर नागरिक का या दुनिया का हर व्यक्ति जो इस मसले को जानता हो, कश्मीर के इशू को, या कम से कम ये भी जानता हो कि कश्मीर का कोई इशू है जो डिस्प्यूटेड है, तो वो कुछ ना कुछ विचार दे देगा अपनी जानकारी के आधार पर, जितनी भी उसको जानकारी है उसके आधार पर कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ या ना। लेकिन क्या है कि हम ब्यूरोक्रेट हैं, हमें ऐसा जवाब नहीं देना है जिसमें से 10 सवाल पैदा हो जाए, और हमारे जवाब से ज़्यादा कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। हमारा एटीट्यूड, हमारा अप्रोच या हमारी सोच का वो टेस्ट हो जाएगा, रिवील हो जाएगा। यदि हमारी सोच, यदि जिसको हमें मतलब छुपा कर रखना है या बताना नहीं है, तो हमें अननेसेसरी सबको पता चल जाएगी। तो उस परिस्थिति में उस इशू के बारे में आप जानते हैं, वैसा कि जनरली सब लोग जानते हैं, तो आप निश्चित रूप से 2 बातें जानते होंगे। पहली बात ये कि इस मसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है, तो आपका एक एस्केप रूट तो बिल्कुल तैयार है कि सर ये मामला अभी सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में ये पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो हमें मानना चाहिए, मुझे भी मंजूर होगा वो डिसीजन। अच्छा, दूसरा क्या बोल सकते हैं आप? दूसरा बोल सकते हैं कि सर ये एक बहुत ही डिस्प्यूटेड इशू है, बहुत लंबे समय से चल रहा है, और इस पर सरकार जो है विचार विमर्श या सलाह के बाद जो डिसीजन लेगी वो डिसीजन सभी को मान्य होना चाहिए, और मुझे अपनी सरकार पर, भारत की सरकार पर भरोसा है, ऐसा बोलना है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें कोई भी आपका इमोशनल एंगल सामने नहीं आना चाहिए। ठीक है, जैसे कल क्या हुआ, कल यूपी के बारे में पूछा गया,
तो एक व्यक्ति ने जवाब देते देते बोल दिया कि सर इतने सीटों में से इतने सीटें बीजेपी जीत गई, भगवा लहरा गया, अपनी तरफ से जोड़ दिया भगवा लहरा गया। तो ये नहीं करना है ना। तो जितना पूछा जाए बिल्कुल मिनिमम शब्द में आंसर दीजिए, क्योंकि वो सामने वाला जो आदमी है ना वो जानता भी है और आपसे ज़्यादा समझदार भी है। बस आपसे वो चाहता है कि हम 2 लाइन इनसे पूछ लें और इनकी एबिलिटी टेस्ट कर लें, इनका ओरिएंटेशन टेस्ट कर लें कि यदि इनको ये काम दिया जाता है तो किस सोच के साथ उसको हमको करेंगे। एबिलिटी तो सेकेंडरी हो जाएगी वहाँ पर क्या ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। यदि आप जा रहे हैं और कुछ लोगों के प्रति कि ये आदमी काला है, ये आदमी गोरा है, जैसे अमेरिका में हुआ, जॉर्ज फ्लॉयड के गले पर या गर्दन पर जो भी कहिए घुटना रख करके दबा दिया एक व्यक्ति ने, एक गोरे पुलिस वाले ने, और जॉर्ज फ्लॉयड एक अफ्रीकन अमेरिकन कह लीजिए काला व्यक्ति, तो वो वहीं पर मर गया 10 मिनट या 5 मिनट या 2 मिनट जो भी लगा हो। तो शायद वो व्यक्ति जो है ना बायस डिस्प्यूट था, छोटा सा डिस्प्यूट था कि पैसा जो है वो करेंसी जो फर्जी है या सही है, इस बात को लेकर किसी दुकान वाले ने शिकायत की थी। तो पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, जॉर्ज फ्लॉयड को। तो जॉर्ज फ्लॉयड जो व्यक्ति है वो काला है, पुलिस वाला गोरा है। तो पुलिस वाला जो है गोरा को इन्फीरियर समझ, काला को इन्फीरियर समझ करके वहाँ पर पकड़ा और उसको गर्दन पर उसका आपने घुटना रख दिया, उसको पटक करके जमीन पर, है ना। तो वहां पर जो है कानून को उसने पीछे छोड़ दिया। उसका दिमाग का ओरिएंटेशन डिसाइड कर रहा है कि भाई यदि शिकायत आ गई है तो ये आदमी गलत होगा ही। तो ये अपना वाला ये ओरिएंटेशन वहां पर कोशिश करना है कि न आए। ओरिएंटेशन कानून और लॉ और सीनियर का आए, हमारा अपना ओरिएंटेशन न आए। और अपना ओरिएंटेशन वही हो यदि हमारा कुछ है तो जो लॉ का होता है, जो नेचुरल जस्टिस का होता है ना, कम से कम बोलने में। क्योंकि जो बात हम बोलते हैं उसको प्रैक्टिकली जमीन पर उतारना लगभग संभव नहीं होता है हर बात को, लेकिन कोशिश तो हम करते ही हैं ना, और कोशिश हमें करना चाहिए। और वही सफल ब्यूरोक्रेट है। कभी किसी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि 100% सही काम कर दे, क्योंकि परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं और ज़रूरतें बहुत अलग होती हैं, और जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो बहुत सारी बातों का, बहुत सारी चीज़ों का रिजल्ट डिसाइड करता है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्वेश्चंस जो हैं, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, उसका जो है आप इस तरह से जवाब दीजिए कि आपका ओरिएंटेशन वहां पर कुछ ना है, जो ओरिएंटेशन हो वो लॉ का ओरिएंटेशन हो। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन होता है सिचुएशन बेस्ड, कि भाई यहाँ पर ऐसा है, जुलूस जा रहा है और उस परिस्थिति में आपको कहा गया कि जा करके कंट्रोल कीजिए, भीड़ को कंट्रोल करना है, तो कैसे कंट्रोल कीजिएगा। तो देखिए इस ऐसे सवालों के जवाब जो कि कहीं और जाकर डिसाइड करना है, आपसे यहाँ पूछा जा रहा है एसी रूम में बैठ करके, आपसे पूछा जा रहा है कि धूप तेज होगी, बारिश होगी, दुनिया पता नहीं, वो तो अलग अलग कंडीशन होगी, और जो है अव्यवस्था फैली है, 100 लोग अव्यवस्था फैलाने वाले हैं और 5 लोग आप लोग कंट्रोल करने वाले हैं, या 10 लोग या 15 लोग या 20 लोग, है ना। तो उस परिस्थिति में आपका जवाब कैसे शुरू होना चाहिए। सीधा सबसे पहला लाइन जो यही होनी चाहिए कि सर ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका सबसे अच्छा निर्णय तो स्पॉट पर ही लिया जा सकता है, ये बोल दीजिए और तब जो बोलना है बोलिए। जैसे मैंने कल पूछा था कि आप पुलिस अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, अनरूली मॉब को कैसे कंट्रोल करेंगे। भीड़ है, हल्ला हंगामा कर रही है या तोड़फोड़ कर रही है, उसको कैसे नियंत्रित करेंगे, कंट्रोल करेंगे, ये सवाल पूछा था मैंने। और दूसरा सवाल एक पूछा था कि एक व्यक्ति है जो आपको सूचना मिल रही है कि वो व्यक्ति बदमाश है या डिस्टर्ब कर रहा है लोगों को, और किसी को कुछ कर देता है, किसी को कुछ बोल देता है, वो आदमी किसी को लड़ाई झगड़ा करके नुकसान पहुंचा सकता है ना, या कुछ नहीं है उसने, लेकिन आपको सूचना मिल रही है कि ऐसा कर सकता है, तो क्या करेंगे। तो यदि आपको पता है तो जवाब दीजिए कानूनी प्रावधान, और नहीं पता है तो नहीं दीजिए। इस पर मैं एक छोटा सा जो है ये एक छोटा आर्टिकल लिख करके मैं आप लोगों को दे दूंगा कि जो ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, खास करके जो प्रशासन में लोग हैं, उनके लिए या हर आम आदमी के लिए जानना जरूरी होता है क्योंकि फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए जितने भी कानूनी या संवैधानिक प्रावधान हैं वो हर व्यक्ति को जानना चाहिए।
तो मैंने ये पूछा, तो जिस व्यक्ति को नहीं जवाब मालूम था इसका कि अकेले आदमी को क्या करे, जिसने कुछ किया ही नहीं है लेकिन करने का खतरा है, तो भाई उसके अगल बगल चारों तरफ पुलिस लगा दी, इतनी पुलिस तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं। और भीड़ के केस में क्या करें। तो भीड़ के केस में क्या है कि हम पुलिस हैं, तो जो कानूनी व्यवस्था ये है कि भीड़ पर पुलिस जो है लाठी चार्ज नहीं कर सकती, बल प्रयोग नहीं कर सकती बिना मजिस्ट्रेट के ऑथराइजेशन के। भीड़ पर पुलिस जो है बल प्रयोग जब भी करती है वो आत्मरक्षा में करती है या तो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर करती है। और मजिस्ट्रेट कौन होता है, एसडीएम बोलने की जरूरत नहीं है, एसडीएम शब्द नहीं लिखा है कानून में, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लिखा है। एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है जो जिसको हम जज कहते हैं, जो कोर्ट में होता है, जो फैसला सुनाता है मामलों में, ये झगड़ों में, विवादों में। और एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है जिसको थोड़ा सा पावर दिया गया है दूसरों को पनिश करने का, दूसरे के राइट्स को कर्टेल करने का। एसडीएम हो गया, या उससे भी एक बिहार में एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग से भी होता है अनुमंडल में, या फिर जो एडीएम भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, डीडीसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, और डीएम भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, सब लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं। ठीक है, तो कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, या फिर जब ये होता है कोई त्यौहार होता है बड़ा बड़ा जिसमें काफ़ी भीड़ आती जाती है, तो देखते होंगे आप लोग कि हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात कर दी जाती है 10-10, 5-5 की संख्या में। तो जो ऑर्डर आता है, जिनमें से जो कुछ लोग आप लोग जो सरकारी लोगों से परिचित होंगे, तो उन्होंने कभी आपको बताया होगा कि एक ज्वाइंट ऑर्डर निकलता है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसमें ये लिखा रहता है कि इस चौक पर ये आदमी रहेगा, मतलब ये थाना प्रभारी या ये थाने का ये आदमी जो सब इंस्पेक्टर होगा, उसके साथ साथ 4 जो है पुलिस वाले रहेंगे, डंडे के साथ रहेंगे या हथियार के साथ, ये भी लिखा रहता है। और इनके साथ ये व्यक्ति मजिस्ट्रेट रहेगा, और जो मजिस्ट्रेट होता है वो सिविल का आदमी होगा, पुलिस का आदमी नहीं होगा। भले वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है, लेकिन उस दिन के लिए या उतनी देर के लिए उसको मजिस्ट्रेट बनाया गया है। तो वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वो भी हो गया, वो बीडीओ भी हो जाता है, सीओ भी हो जाता है, ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर भी हो जाता है, कभी कभी सीडीपीओ को भी बना दिया जाता है, या और ब्लॉक ये एग्रीकल्चर ऑफिसर को भी बना दिया जाता है, ब्लॉक मार्केटिंग ऑफिसर को, एजुकेशन ऑफिसर, किसी को भी बनाया जाता है जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से, है ना। तो ये सारे लोग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, लेकिन जब ऑर्डर आएगा तो उस परिस्थिति में वो उतने ही देर के लिए हैं। और कुछ लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे हर अनुमंडल में एक होता है। एसडीएम हर समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन बीडीओ या बाकी लोग जो है ना, हर समय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है, उनको आदेश दिया जाता है और उनको ऑथराइज किया जाता है, उतनी देर के लिए वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो आपका क्या जवाब है कि भीड़ जो है, हम वहाँ पर रहेंगे खड़े, भीड़ यदि अनरूली है तो हम वहाँ पर अपनी सुरक्षा करेंगे और एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े रहेंगे, और समझाने की हम कोशिश कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मदद से। लेकिन हम भीड़ को हटाने के लिए बल प्रयोग बिना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के नहीं कर सकते। पुलिस बल प्रयोग तभी करती है बिना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के जब उस पर खतरा आ जाए, यानी कि आत्मरक्षा में। आत्मरक्षा में क्या क्या होता है वो तो आप लोग जानते हैं, हम लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन कानूनी पहलू यही है और हमारा जवाब यही होगा कि हम क्या करेंगे यदि अनरूली सिचुएशन है। तो उस परिस्थिति में हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम या जो भी हमारे पास उपलब्ध साधन है, या सीधे सामने से बात करके हम समझाएंगे कि रुकिए मजिस्ट्रेट साहब आ रहे हैं, या डीएम साहब आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, जो भी है आ रहे हैं, और आप उनसे बात करिएगा। उस समय तक हम चुपचाप इंतजार करेंगे और खड़े रहेंगे। एक मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके खड़ा रहना चाहिए। बल प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, चाहे जितना नुकसान वो पहुंचा रहे हों, क्योंकि हमें पास पावर नहीं है, ठीक है। तो जब आ जाएंगे वो आदेश देंगे, उसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे। और पुलिस हमेशा यही बोलिए कि पुलिस अपने आप जब बल प्रयोग करती है वो सिर्फ आत्मरक्षा में करती है, यही कानूनी प्रावधान है, ठीक है, ये बोलना है। अच्छा, दूसरा जो सवाल आता है कि एक व्यक्ति, जैसे कि मैंने उस समय कल पूछा था कुछ लोगों से, एक व्यक्ति अनरूली है तो क्या करें। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू के शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। भीड़ यदि कंट्रोल से बाहर है तो क्या करें, एक व्यक्ति कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो क्या करें। कंट्रोल से बाहर का मतलब संदेह है उस पर, तो उसके लिए कानूनी प्रावधान दिया गया है सीआरपीसी में, और वो पुलिस की मदद से या पुलिस के रिकमेंडेशन पर या किसी और आम आदमी के शिकायत पर, तीनों तरीके से। मजिस्ट्रेट ने खुद ही देख लिया, एसडीएम ने खुद ही देख लिया कि ये आदमी तो लगता है गड़बड़ कर देगा,
कहीं से सूचना मिली या खुद ही देख लिया, या तो पुलिस ने बता दिया कि ये आदमी भाई ऐसा ऐसा है, लगता है कि ये जो है अपने मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा कर देगा और अशांति फैल जाएगी, लोगों को मार देगा, लोगों का नुकसान पहुंचा देगा, घर जला देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। जो भी पुलिस रिपोर्ट भेजती है उसके आधार पर मजिस्ट्रेट उसको बुला लेता है या पुलिस के को आदेश दे करके उसको डिटेन करके और वहाँ पर ले आता है। और उसके बाद मजिस्ट्रेट उससे एक बॉन्ड भरवाता है जिसमें ये लिखा रहता है कि आप जो है किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग करने में कोई आपकी भूमिका नहीं होनी चाहिए, यदि हुआ तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई भी की जा सकती है और इतने रुपए का आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा। जैसे ही आपने इस बॉन्ड का उल्लंघन किया तो ये जो संपत्ति है आपकी या जो पैसा जो भी है वो जब्त कर लिया जाएगा और जो आप करेंगे उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी। ठीक है, ये एक होता है, उसको कहते हैं बॉन्ड 107 107। कुछ लोग उसको बाउंड डाउन भी बोलते हैं, कॉमन भाषा में उपयोग किया जाता है बिहार में, है ना। तो एक ये चीज हो गया कि एक व्यक्ति अनरूली है तो उससे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जनरली एसडीएम होता है, वो उसको बॉन्ड भरवाता है पुलिस की मदद से, पुलिस के सूचना पर, आम आदमी की सूचना पर या स्वतः संज्ञान लेकर के बॉन्ड भरवाता है कि आप शांति व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे, या के बॉन्ड भरिए 10,000 20,000 50,000 जो भी है। अच्छा, दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा खतरनाक कोई काम कर सकता है, किसी को गोली मार सकता है, किसी के घर में आग लगा सकता है, भयंकर नुकसान कर सकता है। तो उस परिस्थिति में चूंकि उसके कुछ ग्राउंड होंगे ना, एसडीएम यदि ऐसा सोच रहा है या पुलिस ऐसा सोच रही है या आप ऐसा शिकायत कर रहे हैं अपने अड़ोसी पड़ोसी के बारे में, तो आप बताएंगे कि ऐसा ऐसा कारण है, वो बंदूक लेकर आया मैंने देखा, या 4 आदमी लेकर आया मैंने देखा, या ऐसा वैसा जो भी कुछ है। तो उसके आधार पर एसडीएम के पास ये पावर है सेक्शन 151 सीआरपीसी में कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करके वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर के पेश करवा दे कि भाई ये व्यक्ति समाज में शांति व्यवस्था भंग कर सकता है, किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उस परिस्थिति में उसको बिना क्राइम किए जेल में डाल दिया जाता है। थोड़े समय के बाद जब वो अपना फिर आकर के कोर्ट में अपना बॉन्ड देगा, जो बयान देगा कि हाँ ऐसा नहीं करेंगे, जो भी, और जो भी कोर्ट को विश्वास हो या पुलिस की जो रिपोर्ट हो या जो आपने जो शिकायत की है वो आपकी रिपोर्ट हो, आपकी संतुष्टि हो, उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है। उसके अलावा यदि कुछ बात है तो वो आप लोग जानते ही हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो अभी कश्मीर में बहुत हुआ है ना, या नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलावा ये कानूनी प्रावधान है सीआरपीसी का सेक्शन 107 और 151। इस्तेमाल कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और जनरली बिहार में एसडीएम करता है। ठीक है, तो जो शांति व्यवस्था भंग एक व्यक्ति के कारण हो रही है तो क्या करना है, और भीड़ के कारण हो रही है तो क्या करना है, पुलिस कैसे करेगी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेगा, बल प्रयोग कैसे, ये 5-6 सवाल जो है उसके जवाब आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि इन सवालों का क्या जवाब है। इसका जवाब बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, कानून हमें यही आदेश देता है। ठीक है। अच्छा, सवाल बहुत गंभीर उठेगा, जैसे कि मैंने पुलिस की गाड़ी ही कोई जला रहा है, तो वहां पर जो है पुलिस की गाड़ी जला रहा है, किसी का घर जला रहा है, कुछ कर रहा है, उस परिस्थिति में एक प्रावधान है आईपीसी में जिसको हम कहते हैं प्राइवेट डिफेंस, जिसमें किसी की जान लेने का भी हक किसी को होता है। तो आप यही शब्द यूज कीजिएगा। प्राइवेट डिफेंस में हर व्यक्ति को अपना निर्णय, अपनी रक्षा करने का अधिकार है, और उस रक्षा करने में वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जान भी ले सकता है। वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मारने वाला भी कोई हो सकता है, मरने वाला भी कोई हो सकता है ना। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट डिफेंस। इसको जनरल एक्सेप्शन कहा जाता है और उसके लिए सजा का कोई प्रावधान नहीं है कानून में, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि आपके घर से यदि कोई चोरी करके भाग रहा है और आपने पीठ पर गोली मार दिया तो ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। जब वो चोरी करने के लिए आ रहा है या हमला करने के लिए तलवार लेकर आ रहा है, तब आप उसको यदि मारते हैं, गोली मारते हैं, अब तलवार भाला जो भी अटैक करते हैं जिससे उसकी सपोज की मौत हो जाती है, तो जब पोस्टमार्टम होता है तो उसमें ये पता चलता है कि भाई गोली सामने से लगी है। वहाँ पर नक्शा बनाया जाता है, जो क्राइम सीन होता है, तो दिखेगा वहाँ पर कि आपको जो व्यक्ति
था वो किधर से आप पर अटैक कर रहा था, आपका घर किधर था, आप किधर थे। तो यदि आपने सामने से अटैक किया और आप जवाब दे रहे हैं कि वो आ रहा था और दोनों बातें मेल खा रही हैं, तो समझ में आया कि हाँ भाई वो आप पर अटैक करने के लिए आ रहा था, आपके नज़दीक आ रहा था और आपने गोली चला दिया या आपने लाठी भाला जो भी चलाया उसको चोट लगी और मौत हो गई, तो वो जो है जस्टिफाइड है। अब आदमी भाग रहा था और फिर आपने जो है उसको तलवार से मार दिया, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कहेंगे नहीं जो हमारे जो ऊपर अटैक कर रहा था और पता चला उसके गोली उसके पीठ पर लगी है, तो फिर कहा जाएगा कि आपने प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड किया। प्राइवेट डिफेंस में आप किसी की जान ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट डिफेंस की लिमिट है। अब जो है एक व्यक्ति पॉकेट मार है, लगभग आपको पता है, समझ में आ रहा है कि वो आपका पॉकेट मारने आ रहा है और आपने बोल दिया कि जान मारने आ रहा था जी मेरा, इसीलिए मैंने गोली मार दिया, तो दिस इज एक्सीडिंग द प्राइवेट डिफेंस। तो उस परिस्थिति में आपको सजा होगी, है ना। तो आपको बल, यदि पुलिस है या कोई भी है, कोई भी पदाधिकारी है, अधिकारी है, तो बल प्रयोग करने की यदि बात आएगी, जो कानूनी प्रावधान है उसके अलावा एक है प्राइवेट डिफेंस या जनरल एक्सेप्शन। तो जनरल एक्सेप्शन आप मत बोलिए, आप प्राइवेट डिफेंस बोलिए कि प्राइवेट डिफेंस में हर किसी को बल प्रयोग करने का पूरा अधिकार है, उसके लिए किसी कानूनी अथॉरिटी की कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हो या एक आम आदमी हो। ठीक है, तो ये 3 जवाब होंगे। पुलिस अकेले है तो क्या करे, पुलिस मजिस्ट्रेट के साथ है तो क्या करे, पुलिस आत्मरक्षा में क्या करे। उसी आत्मरक्षा को हम अंग्रेजी में प्राइवेट डिफेंस कह रहे हैं। और प्राइवेट डिफेंस की लिमिटेशन होती है, ये ध्यान में रखिएगा। जितना अपनी आत्मरक्षा के लिए जरूरत है, एक व्यक्ति ने पॉकेट मार लिया और पकड़ा गया, उसने आप 5 लोग मिलकर एक आदमी को पकड़ लिया, उसके बाद उसको मार डाले, ठीक है, आपका पैर तोड़ दिया था उस व्यक्ति ने, पत्थर पटक दिया था आपके पैर पर, जो भी था, लेकिन आप 5 लोगों ने पकड़ लिया, उसके बाद उसको मारा, तो प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वो मर्डर है ना। तो इस परिस्थिति में इसलिए समझना है कि प्राइवेट डिफेंस में भी आपको बल प्रयोग करने का राइट है, और उसके अलावा शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए कानून का क्या ऑथराइजेशन है आपके पास कि आप मजिस्ट्रेट का इंतजार करेंगे, तब तक कोई बल प्रयोग भीड़ पर नहीं करेंगे। हाँ, यदि भीड़ हिंसक है तब तो प्राइवेट डिफेंस फिर आ गया। ठीक है, तो ये जवाब होगा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। अच्छा, एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जिसका जवाब जो है ठीक नहीं मिल रहा है, हर व्यक्ति को वैसे पता होना चाहिए, और आप तो ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं तो आपको तो निश्चित रूप से पता होना चाहिए। हाँ, यस, यदि क्वेश्चन समझ नहीं आया या क्वेश्चन में कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो आपको सीधा बोलना है कि सॉरी सर, जरा एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं क्या, सर ये वाला वर्ड का मतलब मीनिंग नहीं समझ पाया मैं। आप बिल्कुल पोलाइट तरीके से वहां पर बोलिए, लेकिन पोलाइटनेस में डर नहीं होना चाहिए। डर होगा तो आपकी आधी बात निकलेगी, आधी बात नहीं निकलेगी। और एक और चीज देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को याद करिए या किसी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिए जिसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठ करके जवाब देते हैं या फिर सूचना देते हैं, वो कितना आराम से बोलते हैं, मतलब उनको कोई जल्दी नहीं होती, कोई शब्द जो है ना बहुत जल्दी जल्दी बोल करके वो खत्म नहीं करते। आपको भी ऐसे ही जवाब देना है, क्योंकि कुछ लोगों का शब्द जो है ना, कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी है, आवाज़ धीमे या तेज तो एक अलग इशू है, वो जो शब्द इतना तेजी से बोल जाते हैं या वो शब्द जो है आधा बोलते हैं और आधा उनको खुद ही जुबान में रह जाती है, पता नहीं चल पाता कि उन्होंने क्या बोला, उनको लगता है कि मैंने पूरा बोल दिया। तो ये ध्यान रखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी होती है जिसमें सरकार के अधिकारी आकर के जवाब देते हैं या सूचना देते हैं कि ऐसा हुआ और ये हमने किया, ये करने वाले हैं या ये करना चाहिए, जैसे कि कोविड के समय तो बहुत हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप लोगों ने देखा होगा, तो जवाब आपका उसी तरीके से होना चाहिए। मतलब जो भाषा या जो बोल रहे हैं आप, बोलने की स्पीड वैसी ही होनी चाहिए और पिच या फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही होनी चाहिए, वहाँ से आप सीखिए, सबसे अच्छा तरीका है ना। क्लास में जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हम लोग टीचर की तरह बोल रहे हैं, तो हमारी भाषा में क्या है, एक तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा जो है अलग है, जो कि बॉडी लैंग्वेज जूनियर का नहीं हो सकता। टीचर के बॉडी लैंग्वेज में और जूनियर के बॉडी लैंग्वेज में अंतर होगा, और आप हमेशा जूनियर हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो, है ना। तो इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज से आपको यहाँ सबक नहीं सीखना है। सबक आपको कहाँ सीखना है, वो ब्यूरोक्रेट जो सीनियर को जाकर के ब्रीफ करता है, या जो ब्यूरोक्रेट्स जब जनता के सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, तो जिस तरीके से वो आपको अपनी बातें रखते हैं सामने, बिल्कुल उसी अंदाज में, उसी स्पीड में, उसी फ्रीक्वेंसी में आपको अपनी बात रखनी है। सबसे जो है असली रेफरेंस वहीं से आप ले सकते हैं। वो लोग जैसे जवाब देते हैं आप वैसे जवाब दीजिए, ठीक है। तो
हाँ, मैं क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि वो सर हमें एक बार बता दीजिए, और फिर बोलेंगे और उसके बाद आप ये करिए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग पूछते हैं कि सर मुझे ठीक से याद नहीं है, मैं गेस करूं क्या। ऐसा आप तभी बोलिए जब क्या हो ना कि आपको लगता हो कि थोड़ा बहुत जो है मतलब कन्फ्यूजन है एक या दो में कि ये या ये नाम है। अब आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है या लगता है कि 10 नाम में से कोई एक नाम हो सकता है जो हम बोलेंगे तो सही होगा, नहीं होगा, और इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको 2 में कन्फ्यूजन है कि 10 में से एक में कन्फ्यूजन है। तो 10 में एक कोई नाम आपको याद आ रहा है कि 10 में से एक होगा तो आप मत बोलिए। आपको मालूम है कि इसी 2 में से एक होगा तो आप गेस कर सकते हैं कि सर इसी में से इसमें से मुझे लगता है कि कोई एक है। ऐसा है तभी गेस करने का परमिशन लीजिए और गेस करिए। ठीक है, नहीं तो 10 में से एक याद आ रहा है कि इसी 10 में से कोई एक होगा तो आप गेस मत करिए। ठीक है, तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो सवाल जिसका जवाब ठीक से लोग नहीं दे पा रहे हैं वो है एसडीएम का काम क्या है और डीएसपी का काम क्या है। ठीक है, शांति व्यवस्था पुलिस कैसे बहाल रखती है ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि और क्या करना है हमें, 3 जवाब है इसके। उसके अलावा हमने बहुत लोगों से पूछा कि एसडीएम का काम क्या है। तो देखिए, काम गिनाना नहीं है, वहां पर आपका एक जनरल काम जो है ना वो बताना है जो पूरे अम्ब्रेला के रूप में वो सबको कवर करे। जैसे डीएम का काम क्या है, तो सबसे पहले आपको जवाब क्या देना होगा डीएम के काम में। आप लोगों के दिमाग में जो जो भी बातें आ रही हों, लेकिन सबका जवाब ये है, मतलब होलिस्टिक जवाब जिसको कहेंगे वो ये है कि डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर जिला में एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, वो पाइवोटल रोल प्ले करता है। पाइवोटल रोल मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कार्य उसी के इर्द गिर्द, उसी के निगरानी, उसी के नियंत्रण में होते हैं। चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे शांति व्यवस्था का हो, चाहे लोक कल्याण का हो, चाहे विकास का हो। ये 4-5 काम याद रखिए। कल्याणकारी काम अलग होते हैं, सामाजिक सुरक्षा काम अलग होते हैं, विकास के काम अलग होते हैं, शांति व्यवस्था के काम अलग होते हैं। ये 4 तो आप बिल्कुल याद रखिए। उसी अनुसार सरकार की योजनाएं भी हैं। जैसे मैंने कितनी बार पूछा कि आप 2 योजना का नाम बताइए जो सामाजिक सुरक्षा के लिए हो, तो इसमें सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण में जो है ना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। वेलफेयर स्कीम्स, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एंड डेवलपमेंट स्कीम, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो सोशल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड लॉ एंड ऑर्डर या मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड हार्मोनी, ये 4 तरह के मेन काम होते हैं। तो आपको वो बताने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सबसे पहला जो लाइन होगी ना वो यही होगा कि एसडीएम जो है या एसडीओ जो है, सब डिविजनल ऑफिसर, बिहार में एसडीओ और एसडीएम एक ही आदमी होता है, और जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर एक ही आदमी होता है बिहार में। तो वो क्या होता है कि जब एसडीएम है तो थोड़ा सा उसका कुछ अलग काम है, और एसडीओ है तो थोड़ा अलग काम है। एसडीएम का काम जो है ऑफिस से में ही ज़्यादा होता है, बाहर थोड़ा कम होता है, और एसडीओ सब जगह के लिए है। तो उसका मेन काम आप ये बताएंगे एक लाइन में, जो पहली लाइन आपकी होगी कि एसडीएम का क्या काम है। तो एसडीएम जो है अनुमंडल स्तर पर, सब डिवीजन स्तर पर प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता है, और उसकी निगरानी, उसके नियंत्रण में ही प्रशासन के सारे काम, चाहे अब उसमें बोलेंगे कि चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे वेलफेयर हो, या सोशल सिक्योरिटी हो, या लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस मेंटेनेंस। पीस मेंटेनेंस या लॉ एंड ऑर्डर पहला काम नहीं है एसडीएम का, है ना, क्योंकि वो हेड है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए उसके बहुत सारे कामों में से वो एक काम है। शुरुआत आप वहां से नहीं कर सकते। ठीक है, वो तो पुलिस का काम है ना, लॉ इन्फोर्समेंट। वो फोर्स है, वो बाई फोर्स लॉ को इंप्लीमेंट कराती है पुलिस, और मतलब उसका नाम, पुलिस का पूरा नाम क्या है, पुलिस बल। तो बल कब की जरूरत पड़ती है, जब सिचुएशन जो है नॉर्मली कंट्रोल में ना हो, नेचुरल ना हो, अननेचुरल होने की कोशिश करे या लॉ से अलग होने की कोशिश करे, तो बल प्रयोग करके उसको लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पुलिस है, तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस को भी हेड करता है एसडीएम, पुलिस को भी डायरेक्शन देता है एसडीएम। इसलिए आपका जवाब क्या होगा कि एसडीएम का काम क्या है, तो एसडीएम अनुमंडल स्तर पर प्रशासन का, राज्य के प्रशासन का हेड होता है, और उसकी निगरानी में ही डेवलपमेंट,
सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी और शांति व्यवस्था से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो होते हैं। और उसके बाद आप याद रखिए 2-4 स्कीम आप सोशल वेलफेयर के, सोशल सिक्योरिटी के और डेवलपमेंट के। अब आप नरेगा किस में लेंगे? वेलफेयर हो रहा है कि सोशल सिक्योरिटी हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? आप ये मतलब सोचेंगे तो इस तरह से स्कीम्स के बारे में ये कर लीजिए कि हम स्कीम जब बात करेंगे तो क्या क्या बोलेंगे, इस स्कीम में कौन सी है। जैसे सबसे जो कॉमन है, जिसको सब लोग जानते हैं, अगल बगल लोगों ने देखा भी होगा, वैसे नरेगा में भी लोगों को काम करते हुए सबने ही देखा है, लेकिन एक और जो काम है जिसको हम कहते हैं पेंशन योजना वाला काम। पेंशन, 3 तरह के सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। कौन कौन सा? एक ओल्ड एज पेंशन है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एक उसी तरह से विडो पेंशन है, और एक डिसेबिलिटी पेंशन है, विकलांग पेंशन है ना। तो ये सामाजिक सुरक्षा योजना कहते हैं इसको। तो सामाजिक सुरक्षा मतलब क्या है? सुरक्षा, ये शब्द इस्तेमाल हुआ ना, तो सुरक्षा उसको देगा ना समाज जिसकी सुरक्षा की मतलब स्टेक पर हो, खतरे में हो, या जो असुरक्षित हो। तो ये जो लोग हैं जिनको, एक तो वृद्ध हैं तो आमदनी का स्रोत नहीं है उन पर, और दूसरे वो गरीब हैं। तो इन 2 कारणों से उन्हें समाज की तरफ से सुरक्षा देने की जरूरत है। कौन सा? आर्थिक सुरक्षा। तो इसीलिए इसका नाम है सामाजिक सुरक्षा योजना। तो सामाजिक सुरक्षा योजना उन लोगों को दी जाती है जो सामाजिक रूप से असुरक्षित हैं। असुरक्षा का मतलब उनके भौतिक शरीर को कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा क्या है कि यदि उनको समाज की तरफ से कुछ मदद न की गई, मानवीय मदद न की गई, तो शायद उनका जीवन खतरे में पड़ जाए, उनको खाना न मिले, उनको दवाई न मिले। वैसे उसके बाद भी नहीं मिल पाता है क्योंकि राशि बहुत कम है। 200 रुपया भारत सरकार देती है और 200 बिहार सरकार मिलाकर 400 होता है। दिल्ली में वो शायद 2500 होने वाला है, 1500 अभी है, हरियाणा में भी 1500 है, जिसमें 200 भारत सरकार का है, बाकी राज्य सरकार का है। तो ये सामाजिक सुरक्षा हो गया। तो इस तरह से याद रखिए आप, सामाजिक सुरक्षा ये हो गया समाज कल्याण के लिए। तो जितने भी काम होते हैं जिसमें सभी लोग जाएं, अमीर हो, गरीब हो, जिसको सामाजिक सुरक्षा की जरूरत हो न हो, वो सारा समाज कल्याण का काम है। उसी में से बहुत सारे काम जो हैं, जो विकास के भी काम कहे जाते हैं और समाज कल्याण के भी काम कहे जाते हैं। हॉस्पिटल की सुविधाएं बढ़ाना, वो विकास भी है और समाज कल्याण भी है। सड़क नहीं है, सड़क बनाना, वो विकास भी है और समाज कल्याण भी है ना। जैसे जो फैसिलिटीज है ना, फैसिलिटीज में इंप्रूव करना समाज कल्याण का काम आप कह सकते हैं कि सिर्फ उसको समाज कल्याण और जो विकास है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विकास होगा तो सबका कल्याण होगा, जो सार्वजनिक विकास होगा। लेकिन यदि फैसिलिटी बढ़ाते हैं कहीं पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर फैसिलिटी बढ़ाते हैं तो समाज कल्याण के काम में इसको काउंट कर सकते हैं। और डेवलपमेंट वो जिसमें कोई अपना जो है प्रॉपर्टी बना रहे हैं, सड़क ही बना रहे हैं या सड़क की मरम्मत ही कर रहे हैं, सड़क को ठीक कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक डेवलपमेंट का काम आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गिन लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डेवलपमेंट का काम है। नरेगा में हम 2 तरह के काम करने लगे हैं। पहले एक ही तरह के काम करते थे। पहले काम होता था जो कि उसका मुख्य उद्देश्य था, जब 2005 में नरेगा लाया गया था, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, मतलब केवल जो है मजदूरी वाला काम वहां पर करना है जिसमें कोई स्किल की जरूरत नहीं है। और उसको भी संक्षेप में बोले तो मिट्टी का काम होता था। एक जगह से मिट्टी उठाकर दूसरे जगह करनी है, जिससे पानी का रास्ता बन जाए, जिससे नहर बन जाए, जिससे नहर साफ हो जाए, जिससे तालाब साफ हो जाए, तालाब नया बन जाए, नहर नई बन जाए। ऐसे ही काम करने थे। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ चूंकि उसमें मजदूरी कम है तो कभी कभी लोग जो है काम नहीं करते हैं, कोई काम मांगने नहीं आता है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बजट खर्च नहीं हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, वो अलग इशू है। जो काम हुआ वो भी किसी ने काम नहीं किया और कुछ और हो गया, और या फिर काम बिल्कुल नहीं हुआ, पैसा ले लिया, या मशीन से काम करा के पैसा लिया, दैट इज अनदर इशू। लेकिन वो जो मेन इंपॉर्टेंट इशू है कि काम ही मांगने लोग नहीं आए, तो हुआ कि पैसे खर्च नहीं हुए। तो ये मैसेज भारत सरकार के पास आया। तो भारत सरकार ने एक नियम बनाया कि ऐसा करते हैं, 60% काम जो है, 60% जो पैसा है उसको रखते हैं उसी काम के लिए जिसके लिए हमने नरेगा लाया था, यानी कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। 40% के लिए कहा गया कि स्किल्ड वर्क एंड मटेरियल में खर्च कर देंगे। मटेरियल मतलब सीमेंट खरीद के ले आएंगे, गिट्टी बालू खरीद के ले आएंगे। तो अब आज के डेट में आप देखते होंगे नरेगा से सड़क भी बनती है, छोटी छोटी सड़कें, तो नाली गली टाइप का काम कुछ हल्का फुल्का हो जाता है।
तो नरेगा से ये काम होने लगे 40% पैसे खर्च करके, मतलब मटेरियल हेड में हम 40% पैसा खर्च कर सकते हैं 97% का। वो नहीं भी मालूम है तब भी कोई बात नहीं है। नरेगा में यदि 100 रुपया अलॉट किया है भारत सरकार ने, तो 100 रुपया में से 97 रुपया पहले खर्च करना था मजदूरी पर, 3 रुपया में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना था, कागज पत्र से लेकर के अपने अधिकारियों के जो उससे जो स्पेशल जुड़े हुए लोग हैं उनका सैलरी वगैरह सब उसी में था 3% में। अब उस जो है 97% का 60% कहा गया कि अभी भी वैसे ही होगा मजदूरी मिट्टी वाला काम, और 40% जो बचा उस 97% का 40% उससे हम ये सब काम कर लेंगे। तो इस तरह से आप जो है जवाब दीजिए कि काम कितने तरह के हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके लिए ये काम है। सबसे पहला कि एसडीएम की बात करें या डीएम की बात करें, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सब डिवीजन लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन का हेड है, पाइवोटल रोल प्ले करता है। ये शब्द इस्तेमाल करिए, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एट सब डिवीजन लेवल, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट बोलिए। यदि और क्लियर करना हो तो हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एट सब डिवीजन लेवल एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, है ना। और वो पाइवोटल रोल, पाइवोटल का मतलब क्या होता है, जैसे सीडी है, सीडी हम लोग पहले लगाते थे, अब तो सीडी वाला भी सिस्टम खत्म हो गया। तो सीडी लगाते हैं तो एक जो बीच वाला पॉइंट होता है जिसमें जिसके इर्द गिर्द जो है सीडी घूमने लगती है, तो वो जो मेन पॉइंट होता है उसको पाइवोटल पॉइंट कहते हैं। तो उसी के इर्द गिर्द सारा काम होता है, उसके कोई दाएं काम हो रहा है कोई बाएं काम हो रहा है, सब लोग उसी को लाकर रिपोर्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पाइवोटल वर्क, है ना। तो वो और सब जगह मॉनिटर भी करता है, सब जगह जो है ये रेगुलेटिंग रोल भी प्ले करता है कि हाँ भाई इस काम को जल्दी करो, इस काम को रोको अभी। तो ये काम भी वो करता है। बाकी जितने तरह के काम है सबको बारी बारी से नोट करते रहिए कौन कैसे क्या होता है, लेकिन 4 तरह से याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए 4 चीज। पहला चीज क्या कि पाइवोटल रोल प्ले करता है, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, और सुपरवाइजर डायरेक्शन कंट्रोल सब उसी का है उस लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर। अब आ जाइए कि कितने तरह के काम हैं, सामाजिक सुरक्षा के काम, सामाजिक कल्याण के काम, विकास के काम और शांति व्यवस्था से जुड़े हुए काम, है ना। और प्रोटोकॉल ड्यूटी भी कभी कभी करनी होती है। प्रोटोकॉल ड्यूटी का मतलब होता है मिनिस्टर आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए, प्रेसिडेंट आ गए, तो उस परिस्थिति में जो है उनके लिए व्यवस्था करना कि कौन कैसे कहाँ पर जाएगा, कैसे बैठेगा, जो भी उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल होता है प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का या मिनिस्टर का, तो वो ड्यूटी वो जो है अचानक ड्यूटी उसको बोलते हैं कि अचानक जरूरत पड़ती है तो कंटिंजेंट कंडीशन होता है। कंटिंजेंट ना बोलेंगे उसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन बोलेंगे। तो उस परिस्थिति में उनको करना पड़ता है। आपदा वाली ड्यूटी जो है कंटिंजेंट होती है, जो कभी कभी सड़क दुर्घटना हो गई, आग लग गई, बाढ़ आ गई, तो इस रेल दुर्घटना हो गई, जो आपके इलाके में यदि आपके जुरिस्डिक्शन में यदि रेलवे लाइन गुजर रही है तो उन परिस्थितियों में आपको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो आपदा का काम है वो करना होता है, जरूरत पड़ती है। तो उस समय भी आप हेड ही हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड के रूप में आपके ये काम है। तो बिल्कुल ये याद रखिए, इसी तरह से जवाब दीजिए। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, डेवलपमेंट एंड विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था संभालना पहला काम बता देते हैं लोग, ये ना करिए, है ना। पहला काम तो यही है कि हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, हेलो 8:30 बजे, ठीक है। तो इस तरह से एसडीएम के काम बताइए। अब आता है डीएसपी का क्या काम है या एसपी का क्या काम है। जो कॉमन क्वेश्चन है हम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे हैं, उठने बैठने से लेकर के ये जो कॉमन जो आपसे पूछा ही जाएगा, ना पूछा जाए तब भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये एक आपका पर्सनालिटी को कंप्लीट करेगा। इसके बिना आपकी पर्सनालिटी इनकम्प्लीट है। यदि आप कहीं किसी से बात भी हो रही तब भी आप नहीं बता पाएंगे, तब भी आप अपने विचार नहीं दे पाएंगे। यदि आपको विचार देने का मौका मिले कि आप भी कुछ बोलिए तो नहीं बोल पाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सबको जाननी चाहिए। उसके बाद आते हैं आपके सब्जेक्ट वाली बात, वो अलग है, जो आपका ऑप्शनल पेपर है। कोई क्लास कब से शुरू हुआ है? क्लास तो सब शुरू हुआ है मुझे लगता है 6:20 पर। तो डीएसपी के काम पर हम लोग आते हैं। तो डीएसपी बिहार में जो है ना, अब डीएसपी का पद जो है
एक तरह से नहीं है, डीएसपी एक रैंक बन गया है सिर्फ। पहले क्या था, अनुमंडल का जो पुलिस पदाधिकारी होता था, अनुमंडल लेवल पर, सब डिवीजन लेवल पर, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का हेड सब डिवीजन लेवल पर एसडीओ या एसडीएम है, उसी तरह से अनुमंडल लेवल पर जो पुलिस का ऑफिसर होता था उसको हम लोग डीएसपी कहते थे। लेकिन अब एक डीएसपी एक रैंक है बिहार में, और अनुमंडल लेवल पर जो पुलिस ऑफिसर होता है, जो अनुमंडल लेवल पर पुलिस का हेड होता है, उसको हम लोग अब एसडीपीओ बोलते हैं, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। अब डीएसपी नहीं बोलते, डीएसपी आपको सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ मिलेगा, डीएसपी हेडक्वार्टर। उसके अलावे जो है डीएसपी के रूप में आपको फील्ड वर्क नहीं है। अब डीएसपी एक पोस्ट नहीं रहा, डीएसपी एक रैंक हो गया, ठीक है। तो आप यही बात बोलेंगे, सब डिवीजन लेवल पर पुलिस का जो हेड होता है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता है, उसको हम लोग डीएसपी, उस रैंक में जो लोग हैं उनको बोलते हैं, और उस पोस्ट का नाम अब हो गया है एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर। अच्छा, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर का क्या काम है? तो पहले नेतृत्व प्रदान करना, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द पुलिस स्टेशंस इन द लोकेलिटी, इन द एरिया, इन द ज्योग्राफिकल जुरिस्डिक्शन ऑफ, और ये सब डिवीजन के अंदर जितने भी थाने हैं, थाने आउटपोस्ट जो होते हैं ना, ओपी, पुलिस ओपी जिसको बोलते हैं, आउटपोस्ट, वो थाने के अंदर आते हैं, तो उसको नहीं बताने की जरूरत है। जितने भी थाने हैं उनका सुपरविजन और उनका नियंत्रण, कंट्रोल, डायरेक्शन, जो भी कह लीजिए, वो सब डीएसपी का काम है। अच्छा, डीएसपी को ग्राउंड पर क्या काम करना होता है? उनको नियंत्रण करने के अलावा उनको नियंत्रण करने के अलावा जो है एक आध काम ही है। जैसे जब कोई अपराध हो जाता है तो पुलिस अधिकारी जांच करता है। पहले, उससे पहले एक चीज और बता दें, पुलिस का मतलब हम सबको जानना चाहिए, पुलिस एंड पुलिसिंग क्या होता है। पुलिस जो है, ये जो जिसको हम आरक्षी कहते हैं, वो एक फोर्स है, बल है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ को बलपूर्वक लागू करवाती है। ये सीधा सीधी, ये तो हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन पुलिस जो है ना, उसके मुख्य दो काम हैं। ये सब हमारे समझने के लिए है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, लॉ को बलपूर्वक लागू करवाती है, या जो भी, लेकिन उसके मुख्य दो काम हैं। पुलिस का पहला काम यूनिवर्सल है, ये पूरी दुनिया के लिए यही डिफिनीशन है पुलिस का, है ना। पहला काम है उसका कि अपराध को रोका जाए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, फर्स्ट वर्क। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कहीं भी कोई डाउट नहीं कि पुलिस का काम क्या है। पुलिस का पहला काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम कंट्रोल। पुलिस का पहला काम है कि क्राइम होने न दे। और समाज है, ये समाज में अच्छाइयाँ बुराइयाँ भरी पड़ी हैं, जो नेचुरल है, होंगी ही हमारे अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई है। तो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कारणों से जो है कुछ लोग ऐसा काम करेंगे जो उस कानून की नज़र में क्राइम कहलाएगा, तो फिर भी क्राइम होगा। तो उस परिस्थिति में क्राइम की जांच करना और अपराधी को पकड़ के कानून के सामने ले जाना, कोर्ट के सामने ले जाने का मतलब कानून के सामने ले जाना। तो अपराधी, यदि अपराध हो गया तो अपराधी या आरोपी, व्यक्ति पुलिस के लिए हमेशा अपराधी ही होता है, आरोपी कोर्ट के लिए होता है। जिस व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है उसको शुरू से ही बोलती है यही चोर है, कोर्ट कहता है कि ठीक है देखते हैं कब चोर है कि नहीं है, तो हर सबूत जो है देखेगा और गवाह की बात सुनेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा। तो पुलिस जो है हमेशा से उसको कहती है, जिसको पकड़ेगी उसको तो चोर ही बोलेगी ना, तभी तो पकड़ी है। तो अपराधी को पकड़ना, अपराध के अनुसंधान करना, जांच करना, और ये सारी बात अदालत के सामने या कानून के सामने लेकर के जाकर रखना। और कुल मिलाकर यहाँ पर क्या होता है कि एक प्रोसिक्यूशन का डिपार्टमेंट होता है। प्रोसिक्यूशन को बोलते हैं अभियोजन जो बोलते हैं। अभियोजन का एक डिपार्टमेंट होता है हर राज्य सरकार में। तो अभियोजन को सहायता करना, फील्ड की सहायता, ठीक है। तो यही दो काम है पुलिस को, आपको डायरेक्ट दो लाइन में, एक लाइन में बोलना है। पहला काम पुलिस का क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम। दूसरा काम क्या है? इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम एंड अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल्स एंड प्रोड्यूसिंग देम बिफोर द कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट। ये बोलना है, यही दो काम है, ठीक है। तो अब जो है पुलिस क्या कर, ये
डीएसपी क्या करता है, डीएसपी इन परिस्थितियों में पुलिस को, जो थाने के स्तर पर काम कर रही है पुलिस, उन्होंने ये दो काम किया। ये दोनों ड्यूटी थाने के लेवल पर के पुलिस की है, एसपी की ड्यूटी नहीं है। एसपी की ड्यूटी ये है कि थाने को ये कहे कि तुम ये करो जो मैंने अभी बताया, क्राइम कंट्रोल करो। और यदि एसपी खड़ा होकर कहीं पर क्राइम कंट्रोल करने लगे तो इसका मतलब वो लीडर नहीं है, उसको क्राइम कंट्रोल करने के लिए कहीं खड़ा नहीं होना है। मतलब विशेष परिस्थितियों में जाकर 5 मिनट का नेतृत्व प्रदान किया वो अलग चीज है, लेकिन पुलिस का मतलब होता है थाने के स्तर पर काम कर रहे लोग। बाकी लोग क्या है, सुपरवाइज, कंट्रोल और डायरेक्शन देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो नेतृत्व करते हैं, लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो पुलिस यही दो काम करती है। और असली पुलिसिंग क्या है, इसी लेवल पर जब क्राइम होता है तो जो एफआईआर दर्ज करता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सीआरपीसी के सेक्शन 154 में लिखा है, वही व्यक्ति असली पुलिस का रोल निभाता है। यानी पुलिस का असली रोल उसी लेवल पर आता है 154 से, सीआरपीसी के सेक्शन, जिसमें एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। ठीक है। तो कुछ मामलों में जो डीएसपी होते हैं, उनको जब पुलिस जांच अपनी पूरी कर ले तो एक बार उनको सुपरवाइज करना पड़ता है कि ये जांच कंप्लीट हुई है कि नहीं, ठीक से हुई है कि नहीं, कुछ छूट गया है क्या, या कुछ ज्यादा हो गया है क्या। तो सुपरवाइज करना, जब क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है तो क्राइम इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करना, ये बोलिएगा डीएसपी का काम। लीडरशिप प्रोवाइड करना, डायरेक्शन, कंट्रोल और मैनेजमेंट देखने के अलावा थानों को ये काम कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब उसका काम है। उसके बाद का ये काम है कि जो इन्वेस्टिगेशन है एक एक केस का, उसको सुपरवाइज करना भी डीएसपी का काम है। उसके पास उसके लिए फाइल जाती है थाने से। अच्छा, उसके अलावा एक कानून है जिसको हम सभी लोग नाम जानते होंगे, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम। इस कानून में जो है डीएसपी को एक यूनिक रोल दिया गया है पार्लियामेंट द्वारा। पार्लियामेंट ने लिखा है, इफ डोंट वांट टू गिव डीएसपी एज प्रेफरेंस पोस्ट, व्हाट एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव एज आई थिंक आई डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड विच इज रिक्वायर्ड बाय द पुलिस। देखिए, ऐसा तो आप कह ही नहीं सकते कि मेरे अंदर एप्टीट्यूड नहीं है। आप ये कहेंगे दिस इज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो यदि ऐसा करेंगे, मैं आपसे सवाल पूछ दूं उसके बदले, तो क्या आपको कोई नौकरी ना मिले और डीएसपी की नौकरी मिले तो क्या करिएगा? तो निश्चित रूप से आप कहिएगा हमें नौकरी तो चाहिए। तो इसलिए ये मत बोलिए आपके अंदर ये एप्टीट्यूड नहीं है। यू हैव मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सर्विस, यू आर मोर सुटेबल टू दैट पर्टिकुलर सर्विस। आप स्वस्थ हैं, आपका दिमाग काम करता है, और जो है आप यदि कोई नौकरी ना मिले तो डीएसपी की नौकरी करेंगे, इसका मतलब आपके अंदर एप्टीट्यूड या एटीट्यूड है। इसलिए ये शब्द कभी मत बोलिए, है ना। जवाब दीजिए इसका। इफ आई डोंट वांट टू गिव डीएसपी एज प्रेफरेंस पोस्ट, व्हाट आई एक्सप्लेनेशन आई कैन गिव एज आई थिंक आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द डीएसपी। ऐसा कुछ लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है पूरा। तो जवाब दीजिए इसका, यदि आपको कोई नौकरी ना मिले और डीएसपी मिले तब क्या होगा? तब क्या करेंगे आप? तब डीएसपी ऑप्ट करेंगे कि नहीं? तब वहां पर सवाल तुरंत, इसलिए ये जवाब जो है बिल्कुल गलत है। हाँ, नॉट क्वालिफाइड ना, तो नॉट क्वालिफाइड मीन्स क्वेश्चन क्लोज्ड। क्वालिफाइड नहीं है आप उसके लिए एलिजिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, एलिजिबल नहीं है उसके लिए, दैट इज डिफरेंट इशू। इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पुलिस की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, या एसडीएम रहेंगे तो आप पुलिस की मदद नहीं करेंगे, या हमेशा आप एसडीएम है तो हमेशा आप एसडीएम ही हैं। आपको ये तो जानना है ना कि यदि थाने वाले गलती कर रहे हैं तो हमें डीएसपी को सूचित करना है किसी मामले में। इसलिए जो है आप एक ब्यूरोक्रेट के रूप में ये जानना आपके लिए जरूरी है कि पुलिस कैसे काम करती है और क्या काम करती है। ये नहीं कहा जा रहा है कि आप पुलिस बनेंगे तभी आप पुलिस का काम जानेंगे। आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर थोड़ी बन जाते हैं, डॉक्टर तो कोई और ही होता है ना।
इसलिए एक वेल अवेयर सिटीजन के रूप में हमारी कुछ ड्यूटीज हैं। यदि हम उम्मीद करते हैं कि सब जगह शांति बनी रहे, हम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई परेशान करे तो पुलिस मदद करे, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि पुलिस का नंबर क्या है। नहीं तो नहीं बता पाएंगे, नहीं जानेंगे नंबर तो फोन कहां करेंगे। इसलिए ये जवाब नहीं हो सकता। देखिए, सॉफ्ट और हार्ड का डेफिनेशन जो है ना, हमें देने से ज़्यादा अच्छा ये है कि मैंने जो पहले लाइन बोला था कि आप देखिए कि जब एक ब्यूरोक्रेट यदि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, खास करके आप स्वास्थ्य मंत्रालय का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोविड के दौरान हो रहा था, तो जिस तरह से आपने नाम भी याद हो गया होगा आप लोगों को, लव अग्रवाल जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो किस तरह से जवाब देते थे, आपका उसी तरह का जवाब होना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट हमेशा ऐसे ही बोलता है, जबकि सामने तो केवल पत्रकार थे, लेकिन आपके सामने तो आपके सीनियर होंगे, तो बिल्कुल वैसे ही जवाब देना है। इसलिए उसी जवाब को आपको याद होगा। हमें लगता है कि सभी लोग टीवी हल्का फुल्का देखते ही होंगे, वैसे नहीं देखना चाहिए टीवी, लेकिन फिर भी आपको कहीं आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब जगह दिखता होगा वो हल्का फुल्का वीडियो, तो उसी तरीके से जवाब देना है आपको। सॉफ्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन सॉफ्ट का अलग अलग डिफिनीशन हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा, है ना। तो मैं यही कहूँगा कि आपको उसी अंदाज में जवाब देना चाहिए। हाँ, कुछ कर रहे थे? अच्छा, ठीक है ना। तो ये आपको नहीं बोलना है कि जो है हमारे अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट ड्यू टू सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बोलना है आपको। लेकिन वो तो सवाल ही नहीं ना। सवाल तो ये है कि डीएसपी क्या काम करता है। हमने ये तो नहीं पूछा कि आप डीएसपी बनेंगे तभी आप काम करेंगे, इसलिए इस तरह से आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो डीएसपी के ये काम है। जब SC/ST एक्ट के बारे में बात कर रहा था, वहां पर फर्स्ट रोल आता है पुलिस का, मतलब वहां डीएसपी हो जाता है। नहीं तो नॉर्मली पुलिस का मतलब क्या होता है, जो FIR दर्ज करता है, और वो थाना होता है। चाहे प्रधानमंत्री को शिकायत करनी हो वो भी थाने में ही करेंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शिकायत करनी हो वो भी थाने में ही करेंगे, है ना। तो पुलिस का मतलब थाना होता है, और पुलिसिंग का मतलब भी वही होता है जो FIR दर्ज करने की स्थिति में होता है, क्योंकि वही इन्वेस्टिगेशन भी करता है, उसी के लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बाकी लोग ऊपर को सुपरवाइज करते हैं, और इन्हीं के माध्यम से। SP को भी शिकायत करनी होगी, SP का भी पॉकेट मारा जाएगा, तो वो भी अपने, यदि उनके अपने इलाके में SP का ये पॉकेट मारा गया, तो भी वो जहाँ पर पॉकेट मारा गया उसके अंदर जो थाना होगा वहीं जाकर दर्ज कराएंगे, या दूसरी जगह दर्ज कराएंगे तो 0 FIR बनेगा, और वो वहाँ ट्रांसफर होगा जहाँ पर क्राइम हुआ था, है ना। तो पुलिस का मतलब थाना होता है। लेकिन SC/ST एक्ट के केस में पुलिस का मतलब डीएसपी हो जाता है। डीएसपी को पावर है कि SC/ST एक्ट में वो FIR दर्ज करे। जब आप शिकायत लेके जाएंगे थाने में, तो थानेदार जो है डीएसपी से संपर्क करेगा, और फिर डीएसपी दर्ज करेगा FIR। लेकिन हम लोग बिहार के लोग हैं, महान लोग, तो हम लोगों ने क्या किया कि उसको कहा कि छोड़ो ना, डीएसपी कितना दूर है, कहाँ के बुलाओगे। तो बिहार सरकार ने उसको रिलैक्स कर दिया है, और बिहार सरकार ने इतना रिलैक्स कर दिया कि कोई भी FIR दर्ज कर सकता है। इवन जो ये होता है ASI होता है, उस रैंक का अधिकारी भी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि भाई इस तरह से मत करिए, चूंकि वो वहाँ पर ये है एंटिसिपेटरी बेल नहीं है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल तो है ही, एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं है, तो इसलिए किसी का जो फंडामेंटल राइट है इतना ज़्यादा स्टेक पर है, इसलिए इसमें डीएसपी को ही रखना चाहिए। पार्लियामेंट ने सोच समझ कर डिसीजन लिया होगा, लेकिन बिहार सरकार ने 3-4 साल, या उस समय लगता है ज़्यादा ही हो गया, बिहार सरकार ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, जैसे बाकी होता है वैसे ही हम कर देंगे। तो बिहार सरकार ने, चूंकि IPC और CRPC में अमेंडमेंट का पावर विधानसभा को भी होता है, जबकि ये कानून बना है पार्लियामेंट के द्वारा, लेकिन IPC और CRPC में अमेंडमेंट या CPC में अमेंडमेंट राज्य के स्तर पर राज्य की जो विधायिका है वो कर सकती है। तो बिहार सरकार ने अमेंड कर दिया है। तो उसमें भी अब SC/ST एक्ट के केस में भी पुलिस का मतलब थाना ही होता है, पुलिस का मतलब डीएसपी नहीं होता है। वहां वो सुपरविजन का रोल प्ले करता है, वो करता रहेगा, है ना। बाकी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी कुछ होते हैं पुलिस के, अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऑफिस का, जैसे क्या खरीदना है, गाड़ी नहीं है, या हथियार नहीं है, या इक्विपमेंट्स नहीं है, कम्युनिकेशन के साधन, या जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, गाड़ी, यदि एक्स्ट्रा गाड़ी की जरूरत पड़ी तो गाड़ी का इंतजाम, ये सब जो है एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, जो क्वेश्चन का पार्ट नहीं होता है जनरली। पुलिस का मतलब जनरली जो शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण से रिलेटेड जो संस्था है उसी के बारे में बात किए थे, आपको इसी तरीके से जवाब देना है। तो डीएसपी के काम और SDM के काम बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट, एकदम मिनिमम शब्द में। मैंने तो इतने लंबे चौड़े में बोला, लेकिन उसका एक लाइन में भी बोला, तो वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो डीएसपी के काम आपको अलग से नहीं, क्या है कि हेड ऑफ द पुलिस एट द सब डिवीजन लेवल, जिसका काम क्या है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल
एंड सुपरविजन ऑफ पुलिस स्टेशन अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट सब डिवीजन। सब डिवीजन के अंतर्गत जो भी थाने हैं, पुलिस थाने हैं, उनका नियंत्रण और सुपरविजन का मतलब जो भी हो, सुपरविजन ही बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो होगा। ठीक है, यही दो काम है। और पुलिस उसको ग्राउंड पर जो है उसी समय जाने की जरूरत होती है। और जब विशेष मामले हो जाते हैं तो शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए तुरंत आदेश लेना होता है थानेदार को, तो उसके लिए भी वहां उपस्थित रहता है। और एक साइकोलॉजिकल असर पड़ता है कि घटना स्थल पर एसपी मौजूद हैं या घटना स्थल पर डीएसपी मौजूद हैं, तो इससे क्रिमिनल को डर पैदा होता है और आम आदमी में साहस पैदा होता है या विश्वास पैदा होता है। जैसे पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस को सायरन दिया गया है। पुलिस सायरन बजाते जाती है तो क्या फायदा होता है? रास्ता क्लियर करना। ठीक है, ये पहला उद्देश्य हो सकता है। ये बहुत जरूरी है आम आदमी को जानना, अपनी सुरक्षा के लिए भी और एक ब्यूरोक्रेट होने के नाते भी। पुलिस के सायरन बजाने से 3 फायदे होते हैं, एक नहीं। एक फायदा ये हो सकता है, आजकल तो हेहर लोग हैं वो भी नहीं फायदा देने देते हैं, रास्ता क्लियर करना। तो लोग जो है नहीं रास्ता क्लियर करते या कर भी देते हैं, तो ये पहला फायदा है कि रास्ता क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसको जल्दी पहुंचना है और जल्दी पहुंच करके किसी की जान बचानी है या किसी अपराधी को पकड़ना है। दोनों परिस्थिति में वो जल्दी होता है, इसलिए उसके पास लाल बत्ती भी है ताकि दूर से दिखाई पड़े रात में। तो ये पहला फायदा है सायरन बजाने का। सायरन बजाने का दूसरा और तीसरा भी फायदा है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये जगह है, यहां पर क्राइम हो रहा है, होने वाला है या कंटिन्यूअस प्रोसेस में हो रहा है। जब पुलिस सायरन बजाती है, यदि पुलिस को किसी ने कॉल कर दिया है सामने से या फिर किसी तरह से विक्टिम ने ही कॉल कर दिया है, तो पुलिस आएगी। पुलिस ने यदि विक्टिम ने बता दिया कि मेरे घर के सामने लोग बंदूक लेके आए हुए हैं, मेरा दरवाजा तोड़ रहे हैं, या किसी तरह से भी कुछ भी बता दिया है, तो उस समय जब पुलिस चलती है, जहां से भी चलती है, अपने जो पेट्रोलिंग पार्टी जो होती है, जो पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ी, तो जब चलती है तो वहीं से सायरन बजा के चलती है। तो वहां से सायरन बजा के आ रही है, तो उसका उद्देश्य है कि लोगों को बताना कि आप हट जाइए, हम जरूरी काम से जा रहे हैं, किसी की जान बचानी है। लेकिन जब नजदीक में मान लिया जाए कि ये घटना स्थल है, ये क्राइम सीन है, यहां से 100-200 मीटर दूर पर भी जब पुलिस की गाड़ी रहेगी और सायरन बजेगा तो सुनाई पड़ेगा यहां तक, है ना। तो सुनाई पड़ने से 2 फायदे होंगे। इस क्राइम सीन पर जो है सायरन सुनाई पड़े, इससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि क्रिमिनल, मान लिया जाए ना कि क्रिमिनल अब दूसरी गोली मारने वाला था या दूसरी बार हमला करने वाला था, या पहली बार में ही सिर में गोली मारने वाला था या जान लेने वाला था किसी तरीके से, तो वो अपनी सुरक्षा के खतरे में देखते हुए वो भाग जाएगा। यदि सायरन ना बजता तो हो सकता है कि पुलिस आ जाती और अपराधी को पकड़ लेती, लेकिन तब तक वो अपराधी जान ले चुका होता। और जैसे ही आधा घंटा में फोन करें, है ना। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि जो अपराधी अपराध करने वाला था, उसमें से बहुत सारा जो काम है वो रुक सकता है। हो सकता है कि एक क्षण के जल्दी पहुंच जाने से पुलिस के जान बच जाए। तो पहला फायदा ये हो गया कि अपराधी डर के जो है अगला अपराध नहीं कर पाएगा। जब तक पुलिस जो है 100 मीटर दूर है, जब तक पुलिस दिखाई भी नहीं पड़ रही है, 200 मीटर दूर है या 300 मीटर दूर है, पुलिस दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन साउंड आ रहा है कि सायरन बज रहा है, शायद पुलिस की गाड़ी है, तो अपराधी अपराध करने के बजाय अपनी सुरक्षा को खतरे में देखते हुए भागेगा। अच्छा, ये दूसरा फायदा या पहला इसको कह सकते हैं। तीसरा भी फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि जब विक्टिम को या अगल बगल जो खड़े हुए लोग हैं, जो डरे हुए हैं कि ये अपराधी के पास बंदूक है, हथियार है, उन लोगों को डर लगता है कि हम उसको, अपराधी को कुछ करें, पकड़ें, ओवरपावर करें, उसको कंट्रोल करें। लेकिन जैसे ही लोग सुनते हैं कि अच्छा पुलिस आ गई, तो 2-4 सेकंड के लिए लोगों के अंदर हिम्मत आ जाती है, और कम से कम विक्टिम को तो हिम्मत आ ही जाती है। तो हो सकता है कि विक्टिम उसको पकड़ ले, या विक्टिम अपनी रक्षा करने के लिए थोड़ी सी ताकत लगा दे। जब आदमी बेसहारा हो जाता है तो बिल्कुल मतलब छोड़ ही देता है भगवान भरोसे कि चलो मार ही डालो। लेकिन जब उसको थोड़ा सा सहारा नजर आता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है, और हो सकता है कि वो एक्यूज्ड पर या अपराधी पर अटैक करे और अपनी जान बचा ले, या दूसरा अपराधी को पकड़ ले, भागने से बचा ले। तो ये फायदा हो जाएगा कि
विक्टिम जो के ऊपर अपराध जो दूसरा तीसरी बार होने वाला था, या अपराध की जो है ग्रेविटी बढ़ने वाली थी वो न बढ़ी, या अपराध जो होने वाला था वो न हुआ 200 मीटर गाड़ी के दूर रहते हुए ही। और तीसरा, अपराधी अपराध करने के बाद भाग पाने में थोड़ा कम सक्षम होगा इन कंपेरिजन टू जबकि वो सायरन नहीं बजता। सायरन नहीं बजता तो पुलिस के सामने जब दिख जाती तब वो भागने की कोशिश करता, या तब लोग उसको पकड़ने की कोशिश करते। तो उस समय हो सकता था कि वो जो है पकड़ पाते लोग, या फिर जो है भाग जाता, लेकिन सायरन सुनते ही लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो वो ज़्यादा पकड़ में आने का चांस है। सायरन सुनते ही जो है वो डर के भागने लगा तो अपराध कम होने के चांस है ना। तो 3 कारणों से तो ये जानना भी आपके लिए जरूरी है कि पुलिस का जो ये सिस्टम है जो काम करता है वो मैसेज देने के लिए होता है कि हम पहुंच गए हैं, और वो एक बल है, और वो बल जो है अपराध के अगेंस्ट हमेशा काम करता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना कि पुलिस का सायरन कैसे क्राइम कंट्रोल में मदद करता है ना। अच्छा, तो ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, पुलिस और प्रशासन, इस पर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे क्या काम करता है कि, तो आप जो है ये लाइन याद रखिए, जो एसडीएम के बारे में मैंने बोला और जो डीएसपी या पुलिस के बारे में जो मैंने बोला। अच्छा, और एक चीज 2 चीज में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं जो कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने पूछा कि क्या पावर है एसडीएम को, किस कानून में लिखा है एसडीएम के पास कि एसडीएम के पास ये पावर है कि वो लोगों को कंट्रोल करे? कहीं लिखा है क्या स्पेसिफिकली, जिसको कभी कभी लोग धारा 144 कहते हैं? तो हाँ, ये लिखा है, धारा 144 में ही लिखा है। और आप बिहार गवर्नमेंट की वेबसाइट पर सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट देखिएगा आप लोग एक बार खोल करके, और सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर ट्रांसफर पोस्टिंग में जाइएगा, ट्रांसफर पोस्टिंग वाला टैब खोलिएगा, और उसमें किसी भी डीएम एसडीएम का ट्रांसफर का, या एक साथ 10-20 लोगों का ट्रांसफर होता है, तो एसडीएम के ट्रांसफर का ये ऑर्डर देखिएगा। तो उस ऑर्डर में लिखा रहता है कि सीआरपीसी की धारा 144 के अंतर्गत इनको शक्तियां दी जाती हैं, एसडीएम भी बनाया जाता है, साथ में ये लिखा रहता है। तो एसडीएम को जो पावर है शांति व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए, आम जनता के अधिकारों पर अंकुश लगाने का, वो पावर कहां है? एक तो 144 में है, किसका? सीआरपीसी का, और एक 107 और 108 सीआरपीसी के सेक्शन में ही है। तो सीआरपीसी का सेक्शन 107 और 144 याद रखिएगा। 107 एक आदमी के लिए है और 144 पूरे एरिया के लिए है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति वहां जाए या जितने भी लोग वहां हैं। उस एरिया में जो सीआरपीसी का सेक्शन 144 है वो थाना वाइज लगाया जाता है, या यदि कोई जमीन स्पेसिफिकली मार्क्ड है जो विवादित है तो वो जमीन का प्लॉट या जमीन का जगह जो है वो चाहे वो 1 एकड़ हो या 1 डेसिमल हो या जितना भी हो, उस पर भी लगाया जाता है ना। उस एरिया में वो किसी व्यक्ति पर लागू है। थाना यदि लोगों के बीच में तनाव है, ग्रुप ऑफ पीपुल्स के बीच में तनाव है जो एक पर्टिकुलर एरिया में फैले हुए हैं, उस तनाव का कारण जमीन के अलावा कोई और है, तो वहां पर जो है थाने के एरिया में लगा दिया जाता है कि इस थाना क्षेत्र में धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा या कर्फ्यू लगाया जाता है। यदि जमीन के कारण झगड़ा है तो उस पार्टिकुलर प्लॉट पर, उस पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर आदेश पारित किया जाता है कि इस पार्टिकुलर पीस ऑफ लैंड पर कोई नहीं जाएगा, वो भी उस जमीन पर 144 लागू है। और एक होता है थाना क्षेत्र पर, तो लोगों में मतलब ऑन जनरल जो है पीपल में जो है झगड़ा हो गया है या अशांति हो गई है तो उस परिस्थिति के लिए भी 144 है। और किसी जमीन के टुकड़े को लेकर के 2 या 3 या 4 या जितने भी पक्षों में झगड़ा हो गया है तो उस जमीन के लिए आदेश पारित किया जाता है एसडीएम या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ एसडीएम को ही नामित किया गया है 144 लगाने का। लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है कि एसडीएम 144 लगाता कैसे है। एसडीएम तो सब डिवीजन में है, उसको जिस सोर्स से भी जानकारी मिल जाए या खुद मिल जाए, पहला इंफॉर्मेशन कि इस एरिया में किसी कारणवश या जमीन के विवाद के लिए या किसी और कारण से लोग जो है एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हैं, अशांति फैला सकते हैं, तो वहाँ लगाया जाता है। एसडीएम अपनी सूचना पर खुद लगा दे, खुद के संज्ञान करके लगा दे, खुद ही गया हो जांच पड़ताल करने, लोगों ने किसी बात पर गुस्सा हो, लोगों में एक दूसरे के ऊपर हमला कर दें तो वो खुद ही लगा देगा।
थाना में सूचना दे दी जाए या थाना खुद सूचना दे एसडीएम को कि भाई यहाँ पर जो है इस तरह से लोग एक दूसरे के ऊपर गुस्सा हैं और हो सकता है कि वो एक दूसरे पर हमले करें, अशांति फैल जाए, तो एसडीएम साहब से अनुरोध है कि लगा दें। पुलिस नहीं लगाती है, वो एसडीएम साहब लगाते हैं सुओ मोटो या खुद संज्ञान लेकर के पुलिस की रिपोर्ट पर, या आप भी डायरेक्ट जाके कह सकते हैं कि भाई ये बात है, ऐसा ऐसा है और यहाँ पर ये स्थिति पैदा हो सकती है और लोग एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं, या फलाने व्यक्ति मुझ पर हमला कर सकता है, या मुझे वो गुस्सा देगा तो हो सकता है मैं ही हमला कर दूं, है ना। तो इस परिस्थिति में उस जगह से जाने के लिए रोका जाए। भाई मुझे कोई उकसाएगा तो हो सकता है ना कभी मुझे गुस्सा आ जाए और मैं उस पर हमला कर दूं, तो अशांति तो फिर भी भंग होगी, क्राइम तो मुझसे हो जाएगा। कोई आदमी मुझे उकसा कर क्राइम करवा सकता है, इंस्टिगेशन जिसको बोलते हैं, सेक्शन 504 आईपीसी, है ना। तो इन तीनों कंडीशन में एसडीएम साहब 144 धारा के अंतर्गत आदेश जारी कर देंगे और इसकी सूचना दे देंगे। अच्छा, ये 144 हर व्यक्ति से जुड़ा है, इसलिए इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए। और एक व्यक्ति यदि डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है तो उसके बारे में मैंने पहले भी बताया, 107 या फिर 151 या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन तो खुद खैर बड़े स्तर पर होता है, उसमें सरकार के स्तर पर डिसीजन लिए जाते हैं, सेक्रेटरी के लेवल पर डिसीजन लिए जाते हैं। सूचना तो डीएम की तरफ से ही जाती है या थाने की तरफ से एसडीएम होते हुए जाती है, लेकिन वहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से शांति व्यवस्था के लिए कानून का प्रयोग होता है। अब इसमें जो शांति व्यवस्था के बारे में 144 की बात हुई, मैंने कल 2-3 सवाल पूछे थे कि एपिडेमिक एक्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और आईपीसी, इनके कुछ धाराओं या सीआरपीसी, इनके कुछ धाराओं की बड़ी चर्चा हुई। कुछ कानून और कुछ धाराओं की कौन सी धारा थी, कौन सा कानून था, कोरोना काल में या लॉकडाउन पीरियड में किन किन कानूनों की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई या किन किन धाराओं की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई। तो उसमें भी धारा 144 है। धारा किसकी है? वो सीआरपीसी की है। और एक धारा है, एक सेक्शन है 188, जो अखबारों में भी छपता था कि 188 में कार्रवाई, अभी भी छपता ही है जहाँ लॉकडाउन है, ये जहाँ पर थोड़े केसेज हैं कोविड के, कि 188 में कार्रवाई की जाएगी, की भी गई बहुत जगह। तो वही 188 जो सेक्शन है वो आईपीसी का सेक्शन है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो 188 आईपीसी जो है उसमें ये है कि यदि किसी सरकारी अथॉरिटी द्वारा कोई आदेश दिया गया है जो लॉफुल है, सरकारी अथॉरिटी आदेश देगा वो लॉफुल होगा, ये अंडरस्टूड है। यदि वो लॉफुल नहीं होगा तो सरकारी अथॉरिटी खुद क्रिमिनल बन जाता है और उसके ऊपर खुद केस हो जाता है। इसलिए उसको कंसिडर किया गया है कि वो लॉफुल आदेश ही देगा। तो लॉफुल अथॉरिटी द्वारा लॉफुल आदेश दिया गया, प्रोमुलगेट किया गया, उस आदेश का उल्लंघन करने पर 188 आईपीसी के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। तो कहा गया है कि सबको मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं पहनेंगे तो 188 में भी कार्रवाई हो सकती है और बीमारी फैलाने के लिए भी कार्रवाई हो सकती है ना। तो 188 में तो सिर्फ इसी बात के लिए कार्रवाई हो, आपने बीमारी नहीं फैलाया, आपने कुछ नहीं किया, आप किसी का नुकसान अभी नहीं किया जो दिख नहीं रहा लेकिन सिर्फ आपने उस आदेश को नहीं माना और कुछ नहीं गड़बड़ किया है, किसी का नुकसान अभी दिख नहीं रहा है कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन इतना है कि एक ऑर्डर प्रोमुलगेट किया गया है, एक ऑर्डर पास किया गया है लॉफुल अथॉरिटी द्वारा, उसको आपने वायलेट किया, बस सिर्फ इसी बात के लिए आपको 188 में कार्रवाई होगी। और वही सेक्शन का इस्तेमाल हो रहा था जो आईपीसी का सेक्शन है। और एक जो धारा 144 है उसका, 144 के बारे में मैंने पूरी बात बता दी। 144 के बारे में एक बात और बताना है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को जब बाइफरकेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को, तो वहाँ पर लॉकडाउन लगा दिया गया कोरोना से पहले ही। मतलब कोरोना वाला लॉकडाउन अलग है, वहाँ लॉकडाउन अलग है। इंटरनेट शटडाउन कर दिया गया, फ़ोन बंद कर दिए गए, सब कुछ बंद कर दिया गया। तो उस परिस्थिति में एक कश्मीर टाइम्स नाम का अखबार है, जो वहाँ की एडिटर थी कश्मीर टाइम्स की, अनुराधा बसीन। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। नाम अनुराधा बसीन याद रहे कोई जरूरी नहीं है, कश्मीर की थी वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हुआ क्या वो जरूरी है। 144 था वो जरूरी है। 144 सेक्शन जो सीआरपीसी का है, उसके इस्तेमाल को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था पूरे देश में, या किया जाता है आज भी पूरे देश में। जैसे कि आज सोमवार यानी कि 5 जुलाई सोमवार है, आज 5 जुलाई 2021, आज ही एक केस गया है सुप्रीम कोर्ट में
जिसमें यह कहा गया है कि आईटी एक्ट का सेक्शन 66 है, 66A, जिसको 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, जिसमें यह है कि सोशल मीडिया पर किसी की शिकायत कर दिए तो वो क्राइम है, उसके लिए जेल हो सकती है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने, किसी का शिकायत नहीं, किसी के क्रिटिसिज्म कर दिए, आलोचना कर दिए तो वो अपराध है, वो 66A में लिखा हुआ था। उसको श्रेया सिंघल के केस में, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। और उस धारा में आज भी केसेस पूरे देश में हो रहे हैं और उसमें संख्या लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भारत सरकार को, आज यानी 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि ये क्या हो रहा है, आप उस पर अपना जवाब लेकर आइए, ऐसा कैसे हो रहा है। थाने में पुलिस वाले आज भी 66 में किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे हैं कि भाई फलाने ने मेरे फेसबुक पर मेरे खिलाफ ऐसा लिख दिया, तो 166 लगा दे रहे हैं आईटी एक्ट का, जो कि कब का बैन हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से धारा 144 का उपयोग पूरे देश में हो रहा है। उसका एक ब्लैटेंट एग्जाम्पल अभी हम दिए 66 के माध्यम से। तो जब अनुराधा बसीन का केस गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आपको बिल्कुल याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहला तो एक चीज, एक इवॉल्व हुआ लॉ जिसको हम कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट, एक सुप्रीम कोर्ट ने नया क्रिएट किया। वो फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g। अनुराधा बसीन के केस में या 144 का मुकदमा जो हुआ था उसके केस में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फंडामेंटल राइट बनाया, इवॉल्व किया, जिसको कहते हैं कि राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g। 19(1)(g) क्या है? व्यापार करने का अधिकार। जो इच्छा करे आप अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार कर सकते हैं। तो 19(1)(g) में इंटरनेट के माध्यम से हम व्यापार कर रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दिया, हमारा व्यापार ठप हो गया, तो हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने माना, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डिक्लेयर किया कि दिस इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, जब नौकरी में जाएंगे तब भी और जनता के रूप में हैं तब भी। वो क्या है? वो ये है, तो 1-2 मिनट में बंद करेंगे, 8 बजे का ऑर्डर है ना सरकार का। तो दूसरा महत्वपूर्ण यह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे पहले आदेश जारी होते थे ना एसडीएम की तरफ से कि विधि व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखते हुए अगले आदेश तक धारा 144 का उपयोग करते हुए ये किया जाता है, चाहे वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हो, फुल लॉकडाउन हो, जो भी हो, कर दिया जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, आपको पहले क्या करना होगा कि क्यों जो है ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसमें इसकी जरूरत पड़ रही है, वो लिखिए। कि अशांति फैली कैसे, अशांति फैली कैसे ये लिखिए। पहला, अशांति फैलने से रोकने के लिए आपने क्या किया और आप क्यों नहीं रोक पाए, ये भी लिखिए। उसके बाद जो है कितनी देर के लिए लगा रहे हैं 144, ये भी लिखिए और उसको पब्लिश करिए। ये आदेश है अनुराधा बसीन के केस में, उसको पब्लिश करिए ताकि लोग उसको देख सकें और जिसको लगे कि ये गलत है वो कोर्ट में ले जाकर के उसको चैलेंज कर सके। तो ये अनुराधा बसीन 144 के केस में आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से पूरे देश में ऐसे ही होता है, जब भी कहीं 144 लगाया जाता है, भले आपको आज भी वो पब्लिश ना मिले या फिर आप खुद ही ना ढूंढे उसको, लेकिन पब्लिश होता है। आज अनुराधा बसीन केस के बाद 2020 में आया जजमेंट, और उसके बाद सब ये उसमें लिखा रहता है कि क्या क्या, मतलब किस कारण से झगड़ा हुआ है, किस कारण से टेंशन हुआ है। और हम जो है पुलिस बल होने के बावजूद भी लोग नहीं मान रहे थे, अपना जो कुछ भी लिखना है लिख देते हैं। उसके बाद जो लिखते हैं कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए वो लिखना पड़ता है, वो लिख रहे हैं, लगाया गया है और पब्लिश करते हैं। और वो किसी को भी उपलब्ध है। यदि कहीं नहीं मिलता है, आपने देखा, तो आप पुलिस से सीधे एसपी से मांगिए, भाई दीजिए, एसडीएम से मांगिए, दीजिए। क्योंकि पुलिस जो है इन्फोर्स करने जा रही है ना, तो उसके पास भी तो कागज की कॉपी होगी। मान लीजिए जैसे कि कह दिया गया इस इलाके में 3 आदमी से ज़्यादा एक साथ नहीं चलेंगे, एक साथ खड़े नहीं होंगे, या 4 आदमी के साथ, 4 आदमी से एक से ज़्यादा नहीं खड़े होंगे वहाँ एक जगह, तो वो पुलिस इन्फोर्स करवाएगी। तो पुलिस जो भी इन्फोर्स करवाएगी उसके पास कागज होगा, आदेश होगा एसडीएम का, तो उससे भी मांग सकते हैं, या एसडीएम से खुद मांगिए या डीएम से खुद मांगिए, वो आपको देंगे और आप उसको जाकर हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो ये कागज पर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, वैसे प्रैक्टिकल कितना मुश्किल है आप सब लोग समझते हैं। तो ये राइट्स हैं, ये पावर हैं, ये ड्यूटीज हैं और ये कानूनी प्रावधान है। ये मिनिमम जानकारी है हमारी होनी चाहिए सब्जेक्ट पर, या फिर सब्जेक्ट को कैसे करना है, करंट इवेंट्स कैसे करना है, वो हम लोग अभी और किसी दिन करेंगे। ठीक है ना। तो
अभी तो हम आधे घंटे और चाहते थे, लेकिन 8 बज गया है और दिल्ली गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि 8 बजे तक ही जो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो खुले रह सकते हैं। तो अब हम लोग आज के लिए गुड नाइट, और अब आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।